हिंदी साहित्य के सर्वाधिक लोकप्रिय लेखक लेखिकाओं की कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए शिवानी जी का लघु उपन्यास विवर्त। अपने अन्य सभी उपन्यासों की भांति शिवानी का ये उपन्यास भी पाठक को मंत्रमुग्ध कर देने में समर्थ है। विवर्त मानव जीवन की रहस्यमयता का एक विलक्षण पहलू प्रस्तुत करता है। उपन्यास की नायिका विवाह नहीं करना चाहती, परंतु प्रारब्ध उसके साथ ऐसा खेल खेलता है कि वो स्तब्ध रह जाती है। तो शुरू करें कहानी। मैं श्वानिका का चाला खेलूं नी, मैं के खेलूं तेर हाड़। अर्थात मेरी हम उम्र हमजोलियां अपने बेटों को खिला रही हैं, मैं किसे खिलाऊं, तेरे हाड़ को। आज पुराने कपड़ों के बक्से को ठीक कर रही थी तो नैप्थलीन में रचा बसा मुझे एक बहुत पुराना पत्र मिला। गत माह मैंने फिर एक कन्या को जन्म दिया है। पंडित जी ने कहा मकर राशि मिथुन लग्न में जन्मी है, इसी से नाम कहा। गंगा, गिरजा, खष्टी, मुझे इन तीनों में से एक भी नाम नहीं जचा। तू तो कहानी लिखती है, कोई अच्छा सा नाम लिख भेजना। बेचारी हीरा, इस बार उसका दांव व्यर्थ ही गया था, किंतु ऐसे दनादन बेटियां पैदा करना क्या उसके लिए अच्छा था। मैं ही तो उसे अपने साथ डॉक्टर खजान चंद्र को दिखाने ले गई थी। क्षय का तक्षक तब उसकी नन्ही सी छाती पर बैठा ही था, और जब मेरी ही उपस्थित में डॉक्टर खजान ने उससे स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि उसे भविष्य में कठिन संयम से रहना होगा एवं पति का साहचर्य कभी भी उसके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, तो वो तो लाल पड़ ही गई थी। मेरे भी कुंवारे कान लज्जा से लाल पड़ गए थे। तब वो 2 ही पुत्रियों की जननी बनी थी। उसके बाद जब भी छुट्टियों में घर जाती तो सुनती उसने फिर एक पुत्री को जन्म दिया है। ये लंबा सिलसिला वर्षों तक चलता रहा। जब भी उससे मिलने जाती देखती एक कन्या उसकी गोद में है, दूसरी पेट में। पुत्र की कामना को व्यर्थ कर जब उसकी 7वीं पुत्री ने जन्म लिया तो वो कंकाल मात्र रह गई थी। मैं सोचती थी कैसे विवाह करेगी इन 7 पुत्रियों का, किंतु पुत्रियों को ब्याहने में उसे कोई विशेष कष्ट नहीं हुआ। गोरी उजली गंधर्व कन्याओं सी उसकी पुत्रियां जहां 17-18 वर्ष की होती, उनके रूप गुणों की चर्चा उनके लिए स्वयं रिश्ते ढूंढ लाती। सबसे छोटी का नाम मैंने ही धरा था, ललिता। उसी के लिए हीरा को सबसे अधिक चिंता थी। तेरे जीजा ने इसे ऐसे सर चढ़ा लिया है कि कहीं से बात आती है तो कहती है नहीं, मैं अभी पढ़ूंगी। कितना समझाती हूँ, पढ़ लिख कर क्या करोगी, नौकरी करोगी। कहती है हाँ करूंगी। बाबूजी ने मेरी कुंडली देखकर कहा है प्रभूत विद्या है मेरे भाग्य में और विदेश यात्रा का स्पष्ट स्थिर योग है। वही स्थिर योग तो उसे ले डूबा। पिता को वो दैवज्ञ मार्तंड मानकर ही पूछती थी। विद्या संबंधी उनकी भविष्यवाणी जब पूरी हुई और उसने संस्कृत भूगोल में एमए कर मुझे पत्र लिखा तो मैंने उसे एक बार फिर समझाया। देख ललिता, ये डबल एमए का युग्म गौरव मुझे तेरे भविष्य के प्रति अखरता है। क्या करेगी इन डिग्रियों का? क्या केवल दूसरे विषय में एमए करने की उत्कंठा तुझे स्वयं अपनी कुंठा को छिपाने का प्रयास नहीं लगता? यदि करना ही था तो संस्कृत के ही किसी शोध कार्य में जुट जाती। पर वो मुझसे शायद नाराज हो गई थी। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इसी बीच सुना हीरा नहीं रही। मैंने जब ललिता को अंतिम बार देखा वो इंटर की परीक्षा देकर घूमने अपनी बड़ी बहन के पास नैनीताल आई थी। लंबी छरहरी कराल यष्टि, बरौनिया देखकर लगता ही नहीं था कि असली हैं। उनकी स्वाभाविकता मुझे असंदिग्ध लगी। बेचारी लड़की शायद जानती भी नहीं होगी कि अब नकली भवें भी खरीदी जा सकती हैं। उसकी कांचन देह से भी अधिक आकर्षक थी उसके हृदयाकार चेहरे की निर्दोष छवि। उसकी उसी छवि से मुग्ध होकर मैंने जीजा जी को उसके लिए अपने भतीजे का रिश्ता भेजा था, किंतु लौटती डाक से मेरा प्रस्ताव उस मूर्ख लड़की ने पान के पत्ते सा फेर दिया था। आज वही सुपात्र एक मल्टीनेशनल कंपनी में बादशाह सी शान शौकत से नौकरी कर रहा है। मुझसे बार बार क्षमा मांगकर जीजा जी ने लिखा था। उसका प्रारब्ध ही शायद उसे ऐसा जिद्दी बना गया है। ये रिश्ता फेरने में मुझे मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा है, पर उसे भी कैसे दोष दूं। धारा नैव पंतति चातक मुखे मघस्य की दूषणम यत पूर्व विधिना ललाट लिखितम तन्मार्जित का क्षमा। तब क्या जीजा जी ने पुत्री के ललाट लिखित प्रारब्ध को बांच लिया था? दूर संपर्क की उस ममेरी बहन का विस्मृत चेहरा इतने वर्षों बाद उसका पत्र हाथ में लेते ही फिर आंखों में तैर उठा। जिसने भी उसका नाम धरा ठीक ही धरा था। स्वभाव से रूप से वो सचमुच हीरा थी।
दुबली पतली नाजुक हीरा का विवाह हुआ तो शायद 16 की भी नहीं थी। नथ पहनने के अदना उत्साह में अपनी सुतवा नाकिस में टोका के चिन्ह को बड़ा कराने वो मेरे पास आई थी। मैंने ही मयूर पंख की डंडी को तराश कर उसकी नाक में पहना जल बिंदु से डंडी को सिक्त किया, जिससे फूली डंडी से छिद्र बड़ा हो जाए और मेरी अंतरंग बाले सखी अनायासी अपने विवाह के दिन नथ पहन ले। जब कन्यादान के गोट में उसके विवाह का सोहाग गाया जाने लगा, मेरी नानी रानी मांगे सोहाग बड़ेला, तो मुझे लगा स्वयं मेरा ही एक अंग धीरे धीरे मुझसे विच्छिन्न हो रहा है। इसके वर्षों बाद तक मैं उससे नहीं मिल पाई, पर 7वीं पुत्री के जन्म की सूचना देकर उसने मुझे नाम धरने का आग्रह किया तो मैंने भुनभुना कर उसे लिख दिया था। क्या दर्जन पूरा करने का इरादा है? अब बस भी कर। मैं क्या जानती थी कि मेरा कहना वो इतनी जल्दी मान लेगी। वही ललिता उसकी ओछन पोछन रही। फिर वर्षों बाद अचानक ललिता मुझे अल्मोड़ा में मिली। हीरा की मृत्यु के बाद उस परिवार से मेरा संबंध ही टूट गया था। एक मोटा खुरदुरा काला शॉल ओढ़े वो कपड़े की दुकान से खरीदारी कर बाहर निकल रही थी। बेहद ठंड थी। 3 दिन लगातार बर्फ पड़ने के बाद हवा की तीखी धार को सनकी मौसम ने जैसे पत्थर पर घिसी छुरी सा तेज बना दिया था। इसी से शायद उसने नाक मुंह भी शॉल का बुरका सा बनाकर ढांप लिया था। गोरी उंगलियों की चमक और चौड़े माथे की चमक देखकर ही मैं प्रभावित हुई थी। पूर्व परिचय का न सूत्र था न छोर। हाथ का बंडल नीचे रख वो अपना भोंडा महीन छाता खोल ही रही थी कि मैं ठिठक गई। भगवान, हीरा तो मर खप गई थी, ये क्या उसका भूत है? मैं बड़ी अशिष्टता से उसे आंखें फाड़ घूर घूर कर देख रही थी। यह मैं स्वयं भूल गई। मेरी अशिष्टता उसे बाद में अखरी। उसके अत्यंत रूखे प्रश्न का चांटा मुझे सहसा तिलमिला गया। कहिए, ऐसे क्या देख रही हैं? मुझे तो स्मरण नहीं पड़ता मैंने आपको कहीं पर। एक झबरी अयाल वाले लद्दू घोड़े की लगाम थामे एक भोटिया कुली उसकी पड़ताल कर रहा था। मैं फिर ठिठक कर उसका अश्वारोहण पूर्वक देखने लगी। उसने अपने हाथ के बंडल सहीज को थमाए, शॉल को फिर सौराष्ट्री ग्रामीणों की भांति सिर कान नाक पर लपेटा और अनुभवी अभ्यस्तता से धड़ाक से घोड़े पर सवार हो गई। साड़ी घुटनों तक उठ जाने की जैसे उसे कोई चिंता ही नहीं हुई। दक्ष हाथों लगाम थाम वो एड़ लगाने को ही थी कि मैंने लपक कर उसे एक बार फिर रोक लिया। सुनो, मैंने कहा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। इस बार वो फनफनाई नागिन सी बिफर उठी। क्यों परेशान कर रही हैं? क्यों पीछा कर रही हैं मेरा? कहा ना मैंने दफ्तर में आइए। मैंने हंसकर पूछा, क्या तुम हीरा की लड़की हो? एकाएक उसका कठोर चेहरा माँ का नाम सुनते ही बदल गया। तुम हीरा की लड़की ललिता हो क्या? आप अम्मा को जानती थी? आपने मुझे कैसे पहचान लिया? वो चट से घोड़े से उतरकर मेरे सम्मुख खड़ी हो गई। क्या भूल गई जब इंटर की परीक्षा देकर तुम मुझे अपनी बहन के साथ फ्लैट पर मिली थी? हाय, कितनी मूर्ख हूं मैं। पर आप भी तो कितना बदल गई हैं। असल में जब आपको देखा था, कहकर फिर वो स्वयं ही खिसियाकर चुप हो गई। मुझसे ही कह रही है ललिता, जब किसी ललाट से बिंदी, कंठ से मंगलसूत्र और कलाइयों से चूड़ियों का अस्तित्व विलीन हो जाता है तो फिर वो चेहरा भी सहज में पकड़ में नहीं आता। क्यों? अब ये बताओ, तुम क्या कर रही हो? जीजा जी कैसे हैं? मैं अब हेड मिस्ट्रेस हूँ। मौसी बाबूजी ठीक हैं। बीच बीच में उनका पुराना श्वास उमड़ आता है। फिर उसकी बारी थी। वो हंस हंस कर मुझसे प्रश्न पूछती जा रही थी और एक एक प्रश्न के साथ साथ उस मनहूस शॉल से भ्रामक बन गई उसकी वयस के एक एक वर्ष जैसे घटते जा रहे थे। ये तो 16 वर्ष की हीरा ही जैसे पान खाकर मेरे सम्मुख खड़ी अपनी नुकीली जीभ निकाल कर पूछ रही है, खूब लाल हो गई ना? 2 ही पान खाकर आई है। अभी जानती है कुंती बुआ क्या कहती हैं? प्यारी को पान, कुंवारी को मेहंदी, गोरी को काजल, काली को मेहंदी। अच्छा, तो तेरा दूल्हा तुझे खूब प्यार करेगा, यही कहना चाहती है ना? चल हट। उसने मुझे शर्मा कर ढकेल दिया था। मौसी, मैं आज रात अपनी एक अध्यापिका के यहाँ रुकूंगी, कल सुबह की बस से जाऊंगी। चलिए ना मेरे साथ, बाबूजी आपको देखकर कितना खुश होंगे। जागेश्वर के दर्शन भी कर लेंगी। मैं जानती थी जागेश्वर मंदिर का शीर्ष हीरा के बरामदे से दिखता था। ब्रह्मकुंड से एक पतली सर्पिल पगडंडी ठीक उसके घर तक पहुंचती थी। ठीक है, चलूंगी ललिता, सुबह मुझे यहीं से साथ ले लेना। अब तू देर मत कर। सुना है अब अल्मोड़ा की सड़कें भी निरापद नहीं रह गई हैं। संध्या 6 बजे से नशे में मत बदालस युवकों का उन्मत्त आचरण स्वचक्षुओं से देख मैं कई बार मन ही मन क्षुब्ध हो उठी थी। क्या ये वही अल्मोड़ा है जहाँ 20 वर्ष पूर्व ग्रह का तरुण पुत्र बिना पिता की आज्ञा के कान में यज्ञोपवीत डाले लघु शंका से भी निवृत्त होने की धृष्टता नहीं कर सकता था?
दूसरे दिन वो तड़के ही मुझे लेने आ गई थी। तेरा चेतक? मैंने हंसकर उसे छेड़ा। पहले वो नहीं समझी, फिर ठठाकर हंसी। वो हमारे जाने तक वहाँ पहुँच चुका होगा, मैंने सही से कह दिया है। वो एक और घोड़ा मंगवा लेगा, घर तक बेहद तीखी चढ़ाई है। तब सुन, मैंने कहा, कैसी भी तीखी चढ़ाई हो, मैं उस 1.5 फुटे खच्चर पर नहीं चढ़ूंगी। बस पहुंची तो धूप निकल आई थी। पनुआ नौला से जागेश्वर तक की भव्य वीथिका मुझे संसार की अब तक देखी सब वीथिकाओं से सुंदर लगती है। चारों ओर अद्भुत निस्तब्धता, देवद्रुमों की हिम शीतल बयार का स्निग्ध स्पर्श, जैसे कोई रह रहकर माथे, कपोल, स्कंधों पर आइस बैग रख रहा हो। झींगुर की लयबद्ध झंकार और कदम कदम पर दिव्य प्राचीन भग्न मंदिरों की भव्य झांकी। वो रहा हमारा मकान, जहाँ छत पर कद्दू सूख रहे हैं। उसने बड़े उत्साह से चाल और तेज कर दी, पर मेरा एक एक पैर मन भर का हुआ जा रहा था। उन व्यर्थ सूखते विराट कद्दुओं का इतिहास स्वयं उसके बाबूजी ने ही बताया था। हम पहुंचे तो गृहस्वामी एक धोती पहने अपनी नंगी पीठ को एक लंबी पेंसिल से खुजा रहे थे। बड़ी देर कर रही हो बेटी, मैं तो सोच रहा था कल शाम ही आखिरी बस से लौट जाओगी। उन्होंने शायद पहले मुझे नहीं देखा, फिर अचकचा कर उठे और खूंटी पर टंगा कुर्ता उतार कर एक बार मुझे और एक बार ललिता को देखने लगे, जैसे पूछ रहे हूँ, ये किसे ले आई? मैं खड़ी ही थी। क्यों, बैठने को नहीं कहेंगे जीजाजी? मैंने हंसकर कहा, कभी तो आपने मुझे उठकर मुंह में धरने की इच्छा प्रकट की थी, अभी भी मुझे नहीं पहचाना? एकाएक उनके क्लांत चेहरे पर जैसे डूबते सूर्य की समग्र लालिमा उतर आई। कैसा मूर्ख हूं मैं, पर दोष क्या मेरा है? आज शायद 35 साल बाद तुम्हें देख रहा हूं। अहो भाग्य, अहो भाग्य। आपने आज इस दीन की कुटिया को पवित्र तो किया। जा बेटी, जल्दी चाय का पानी तो चढ़ा दे। अनेक वर्षों की संचित स्मृतियों ने सहसा कलेजा मरोड़ दिया। अप्सरा सी सुंदरी कामदार लहंगे दुपट्टे में गठरी बनी सप्तपदी की अवसन्न धूम रेखा से घिरी नौशे के पास बैठी दही बताशा खाने मुंह ही नहीं खोल रही थी। मानसून के परिवेश से सब सयाने कुमाऊं के कठोर अनुशासन के चाबुक से भीतर खदेड़ दिए गए थे। रह गए थे वृद्ध पुरोहित, नौशे के कुछ मित्र और बन्नी की सखियां। चुहल चुटकियों का बाजार गर्म था। नौशा विवश दृश्य से बार बार अपने एक जूते को देख रहा था। अब कैसे उठेगा एक जूता पहनकर? तभी पंडित जी का आदेश पाकर वो डरे सहमे हाथों से दही बताशे का कौर नववधू के मुंह की ओर ले गया और उसने लजाकर घुटनों में मुंह छिपा लिया। अरे खा ले, बहुत सजीला दूल्हा मिला है तुझे, मैंने उसके कान में कहा। नौशा कौर हाथी में लिए ऐसा गंभीर बना बैठा था जैसे मुंह में दांत ही ना हो। शायद उसने मेरी फुसफुसाहट सुन ली थी। सहसा उसने मेरी ओर बढ़ा दिया था। मैं इतना ही पसंद हूँ तो तुम खा लो ना, ये तो मुंह खोलती ही नहीं। किंतु वर पक्ष के उसके उद्दंड छोकरे मित्रों की हंसी मुझे अपदस्थ नहीं कर पाई। मैं तो खा ही लूँगी, मैंने गंभीर स्वर में कहा, पर आपको जवाबी कौर में क्या खिलाऊंगी? अजी हमारी चिंता मत करो, तुम्हें देखकर हमारी लार कब से टपक रही है। साली साहिबा, तुम्हें उठाकर तो हम मुंह में धर लेंगे। और फिर उस चुभती जवाबी चुटकी का उत्तर मैं नहीं दे पाई थी। आज इतने वर्षों पश्चात अपने इसी रसिक जीजा की आपाद मस्तक बदल गई छवि देखकर कंठ में गहर सा अटक गया। कहाँ गया उस दीर्घांगी देह का पीताभ वर्ण? घने काले केशों की सघन छाया में दबदब दमकता चौड़ा माथा और लड़कियों सी लजीली हंसी से विलसित लाल अधरों की संयमित परिहास पगी अद्भुत छटा। दोनों कपोल भीतर निमग्न होने से पूरा चेहरा ही बदल गया था। चौड़े कंधे सिमटकर सिकुड़ने से पीठ झुक गई थी। कंकाल सी देह पर कुर्ता पहनने से पूर्व मैं उनकी पसलियों के ढांचे को स्पष्ट देख चुकी थी। मैंने कमरे की दीवारों पर दृष्टि फेरी। न जाने कितने वर्षों के कैलेंडर तस्वीरों से दीवार भरी थी। बेटी ललिता, तू मौसी के पास बैठ, मैं अभी आया, कहकर वे उठे, कोट पहना और झूला लेकर बाहर निकल गए। मैं समझ गई कि बेचारे मेरे लिए ही जलपान की सामग्री जुटाने तीर से निकल गए हैं। ललिता चौके में चाय का पानी चढ़ाने गई तो मैं उठकर दीवारों पर लटकी तस्वीरों में अपनी विस्मृत सखी के चेहरे को ढूंढने लगी। एक ही कतार में ललिता की 6 बहनों के पति सहित चित्र लगे थे। अपनी इस सुंदरी दुहिताओं के अनुरूप वर जुटाने में जीजा जी को विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ा होगा। मैं उन्हें देख ही रही थी कि ललिता आ गई। मौसी, अपनी फ़ोटो देखोगी? माँ के साथ आपकी भी एक तस्वीर लगी हुई है बाबूजी के कमरे में। मेरी कौन सी तस्वीर है दी? मैंने तो कभी हीरा के साथ तस्वीर नहीं खिंचवाई। वाह, खिंचवाई कैसे नहीं, चलिए दिखा दूँ। स्टूल पर चढ़कर एक धूल गर्द से धूमिल तस्वीर निकाल आंचल से पोंछ पोंछ उसने मुझे थमा दी।
ओह, मुझे तो उसकी याद ही नहीं थी। तेरे बाबूजी ने हम दोनों की ये तस्वीर खींची थी। अपनी इस विचित्र सज्जा को देखकर मुझे स्वयं हंसी आ गई। एक सी मखमली बेल लगी जॉर्जेट की साड़ी के साथ हम दोनों ने एक ही से काले साटन के ब्लाउज सिलवाए थे। उन दिनों की प्रचलित चुन्नटदार बाहें, कमर में इलास्टिक की चुस्ती और गले में झालर। दाड़म के पेड़ के नीचे एक दूसरे के कंधे पर हाथ धरे हम दोनों खड़ी थीं। दाड़िम के फूलों से लदी डालियां जीजाजी ने खूब झकझोर दी थीं और झरझर कर डमरू से लाल लाल पुष्प हमारे कंधे, माथे, कान पर स्वयं लुभावने लोलक बन लटक गए थे। वाह, अब तुम दोनों वन देवियों सी ही लगोगी इस तस्वीर में। अब मुस्कुराओ तो जरा। 1 2 3। और प्रथम यौवन की वो चिंताहीन, उन्मुक्त, निर्दोष हंसी अविकल आज भी उस धुंधली पीली पड़ गई तस्वीर में ज्यों की त्यों धरी थी। अच्छा, वही तस्वीर दिखा रही है मौसी को? हाथ के कागज के 2-3 पूड़े ललिता को थमाकर वे बोले। खूब बढ़िया चाय बनाना ललिता। तेरी मौसी को मसाले की चाय और वेदा होटल की दाल मोठ बहुत पसंद है। उनके सुदर्शन चेहरे की झुर्रियां सहसा उद्भासित हो उठीं। मेरा वेदनाक्रांत अपराधी मन खिसिया गया। जिस स्नेही व्यक्ति को आज भी ये याद है कि मुझे वेदा होटल की दालमोठ और मसाले की चाय बहुत पसंद है, अपने सुखी समृद्ध जीवन के बीच क्या कभी एक क्षण भी मुझे इसकी याद आई? उनकी पुत्रियों के विवाह के मैंने औपचारिक उत्तर भी दिए, शगुन के मनी ऑर्डर भी भेजे। हीरा की मृत्यु का राम स्मरण अंकित कोने से चिरा पोस्टकार्ड भेजने में भी उन्होंने तत्परता बरती, पर उसके उत्तर में क्या मात्र औपचारिक संवेदना देने ही का रिश्ता था मेरा? अच्छा हुआ आज ललिता आपको यहाँ खींच लाई। सुनिए जीजाजी, आप कहकर और दंड न दीजिए मुझे। मैं स्वयं लज्जित हूँ। जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। इतने वर्षों में आपको एकदम ही भूल गई, पर आप ना कहें मुझे। मेरा गला रुंध गया। नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो? तुम्हें दोष कैसे दूँ? हीरा के साथ ही मेरे सब रिश्ते खत्म हो गए। अब क्या अपने लिए ही जी रहा हूँ? भगवान ने सबको पार लगा दिया, यही बची है। इसके लिए भी कई रिश्ते आ रहे हैं, पर क्या बताऊँ तुम्हें, अपनी बहनों जैसी ये नहीं है। वे बेचारियाँ तो जहाँ गाय सी बांधी वहीं बिना मीन मेख निकाले बंध गईं। ये हर रिश्ता फेर देती है। कहती है जब मेरा मन संतुष्ट होगा तभी विवाह करूँगी। अब तुमसे क्या छुपाऊँ? वे मेरे पास खिसक आए। एक बड़ा पहुँचा गढ़वाली पंडित मेरा मित्र है, ऐसा दिग्गज तांत्रिक कि जो अनुष्ठान हाथ मिले वही सफल। उसी से मैंने इस नवरात्र में पुनश्चरण करवाया है। कहता है स्वयं लड़की आकर तुझसे कहेगी बाबू मेरी शादी कर दो। क्या मेरी बुराई कर रहे हो बाबूजी? ललिता हाथ में चाय नाश्ते की ट्रे लेकर हंसती हमारे बीच खड़ी हो गई। उसके उत्फुल्ल कमनीय चेहरे की स्निग्ध हंसी देखकर मैं मुग्ध हो गई। चौके में जाकर वो अपना मनहूस शॉल, जूते, मोजे, मफलर शायद उतार कर रखाई थी। लड़की यदि स्वयंवरा बनी भी थी तो उसने कोई अन्याय नहीं किया था। अपने रूप यौवन के अनुरूप जीवन सहचर न मिलने पर उसे यदि जीवन भर भी अम्लान पुष्पहार लिए राजपुत्रों की प्रतीक्षा में भटकना पड़े तो कोई दोष नहीं था। उस दिन उसके दरिद्र परिवेश में भी जितनी ही बार मैं उसे देख रही थी, तेजों में अष्टभुजा का सा वो तेज मुझे उतनी ही बार निर्वाक कर दे रहा था। यो मां जयति संग्रामे, यो में दर्प व्योपोहति, यो में प्रतिबलो लोके, स में भरता भविष्यति। तू तो इतनी सी लगती है हेडमास्टरनी बनकर अपने स्कूल की मास्टरनियों को संभाल भी पाती है या नहीं? मैंने हंसकर पूछा। उसने तो सिर झुका लिया, पर जीजाजी कहने लगे, अजी पूछो मत, सुना थरथर कांपती हैं इससे सब। मजाल है जो इसके स्कूल की लड़कियां कोई ऐसा वैसा कपड़ा पहन तो ले। सलवार के पायचों की चौड़ाई तक इंच टेप से नापती है ये। प्रत्येक कमरे की सुघड़ स्वच्छ छटा में निश्चय ही उसके हस्ताक्षर थे। न कोई अव्यवस्था, न कोई कहीं एक कण धूल का। कोने में कतार पर धरे बक्सों को एक ऊंचाई में साध उनका जंग लगा कलेवर अदृश्य कर उसने दर्शनीय दीवान का रूप दे दिया था। रसोई में गई तो देखा चमकते बर्तनों को यथास्थान सजाया गया था। साफ सुथरी मसालों से भरी शीशियां एक कतार में एक ऊंचाई में कवायद में तने फौजियों सी खड़ी थी। वो फिर मुझे अपने कमरे में ले गई। इस आडंबरहीन ग्राम से शायद उसने कभी कदम भी बाहर नहीं रखा होगा। फिर भी अत्याधुनिक लटके इसने क्या पत्र पत्रिकाओं से ही देखकर अपने कमरे की सज्जा में उतार कर रख लिए। एक कोने में एक तखत पर ही उसका बिस्तर लगा था। दीवार पर हुसैन की झूला की अविकल अनुकृति देखी तो मैं चौंक उठी। ये हुसैन के झूला का रिप्रिंट है ना? रिप्रिंट नहीं है मौसी, मैंने देख देख कर बनाया है। कहाँ सीखा तूने ये सब? मैंने आश्चर्य से पूछा। सीखा कहीं नहीं, मुझे अच्छा लगता है।
एक बार बाबूजी से कहा भी था मुझे शांति निकेतन भेज दीजिए, मौसी ने भी तो पढ़ा है वहाँ पर माने कहाँ। और भी कई बनाई हैं मैंने, देखोगी मौसी? वो अलमारी से पूरा बंडल निकाल लाई। उसकी रुचि एवं प्रतिभा देखकर मैं दंग रह गई। अभी एक ऐसे ही कला प्रवंचक के विषय में पढ़ा था जो अपनी जादूगरी उंगलियों से 13वीं-14वीं शताब्दी की कलात्मक कृतियों की हूबहू नकलों से देश विदेश के प्रख्यात कला मर्मज्ञों को झांसा दे सैकड़ों चित्रों को 13वीं शताब्दी के मौलिक चित्र बता बेचकर लाखों रुपया कमा चुका है। मैंने एक बार फिर उसके निर्दोष निरीह चेहरे को देखा। सच कहती हूँ, उद्वत यौवन की एक ऐसी निर्मम हत्या मैंने इतिपूर्व कभी नहीं देखी। अनाकर्षक ढंग से लपेटी गई साड़ी, जिसके आंचल में वो प्रत्येक कार्य को निपटा हाथ पोंछ झाड़न का काम ले रही थी। पूरी वहाँ का ठेठ पहाड़ी सलूका, जिसकी अनाड़ी सिलाई में किसी देहाती ढोली दर्जी के बेतुके हस्ताक्षर स्पष्ट दिख रहे थे। मनहूस भूरे रंग की मर्दानी जैकेट, जिसे शायद उसने अपने पिता के पुराने कपड़ों से निकाल कर पहन लिया था। लंबे घने केशों को कंघी का चाबुक मार मार कर उन्हें बरबस सीधा कर एक अनाकर्षक टेढ़े जूड़े में बंदी बनाया गया था। फिर भी कुछ अबाध्य लटें ललाट पर आई थीं। हाथ के बिने मोजों में विभिन्न स्वेटरों की बची कुची बेमेल बहुरंगी ऊनों का कार्डराय किसी संतुलित सज्जा का संकेत भी नहीं दे रहा था। अब तक लगभग वैसा ही एक सतरंगी मफलर वो बड़ी उदासीनता से लपेटे थी। फिर भी शिव के कंठ में लपेटे भयानक सर्पशाही वो उसकी पतली सुडौल ग्रीवा को मंडित ही कर रहा था। जूते उतार कर उसने कोने में धर दिए थे। क्या इन बूटों को किसी फौजी से आधे दामों में खरीद लाई है री ललिता? मैंने पूछा तो हंसने लगी। देख तो रही हो मौसी, हमारे घर तक कैसी भयानक चढ़ाई है। कैसी ही मजबूत चप्पलें क्यों ना हो, 2 दिन भी नहीं चलती। इसी से पिछली बार प्रैक्टिकल इम्तहान लेने टनकपुर गई थी तो वहाँ से खरीद लाई। पैर भी बच जाते हैं और मोजे भी। ये तो देखकर ही लग रहा है कि टनकपुर से खरीदे हैं, मैंने हंसकर कहा। पर तेरे ये मोजे तो न बचते तो अच्छा था। क्या कहूँ, समझा समझा कर हार गया हूँ इसे। जिया जी का करुण स्वर सुन मैं चौंकी। न जाने कब वे दबे पांवों आकर हमारे पीछे खड़े हो गए थे। न जाने कैसे कैसे कपड़े पहन लेती है। इसकी माँ को पहनने ओढ़ने का कैसा शौक था तुम्हें तो पता ही है। मजाल है जो दिन भर एक ही साड़ी पहनने पर भी आंचल में एक शिकन तो पड़ जाए। और एक ये है, न पहनने ओढ़ने का कोई शौक, न खाने पीने का। मैं ना होता तो शायद ही डबल रोटी खाकर ही दिन काट लेती। कई बार कह चुका हूँ बेटी उम्र से पहले ही क्यों बुढ़ा रही है, कुछ ढंग के कपड़े ही बना ले। पर न ये सुनती है न भगवान। हर साल इसकी बहनें आती हैं तो कह जाती हैं बाबूजी 5-7 कद्दू सूखने जरूर डाल देना छत पर। क्या बता इसी साल ललिता की शादी कहीं पक्की हो जाए। अच्छा, तो तभी पीले कद्दू सूख रहे हैं छत पर। मैंने हंसकर म्लान मुखी ललिता को हंसाने की चेष्टा की, पर शायद पिता की बेसुरी शहनाई उसे अच्छी नहीं लग रही थी। वो बूंदें पड़ने लगी हैं, कपड़े उठा लाऊं, कहकर बाहर चली गई। तुम तो बहुत लोगों को जानती हो, कभी कोई अच्छा घर वर देखो तो इसका ख्याल रखना, जीजा जी ने धीरे से कहा। किंतु मुझे उसके लिए फिर घर वर नहीं देखना पड़ा। जीजा जी के गढ़वाली तांत्रिक का पुनश्चरण व्यर्थ नहीं गया। अच्छे घरवर ने स्वयं ही ढूंढ लिया। दूसरे ही महीने जिया जी की चिट्ठी आई। ईश्वर ने मेरी सुन ली। जैसा राजपुत्र सा वर ललिता चाहती थी वैसा ही उसे मिल गया। वर पक्ष का आग्रह था कि विवाह 4 दिन ही में निपटा दिया जाए, क्योंकि लड़का पिछले 14 वर्षों से विदेश में है। महीने भर की छुट्टी में स्वदेश आया। छुट्टियां लगभग खत्म हो चुकी थीं। तभी उसने ललिता को मेरी बहन के यहाँ देखा और पसंद कर लिया। तुम्हें क्या, किसी को भी सूचित नहीं कर सका। विवाह के दूसरे ही दिन लड़का विदेश चला गया। ललिता यही है, तुम तो जानती ही होगी। अब सुना है विदेश जाने में बीसियों अड़ंगे लगने लगे हैं। जब इसे वीज़ा मिलेगा तभी जाएगी। सोचा तुमसे क्षमा मांग लूँ, तुम्हें निमंत्रण भी नहीं भेज सका, पर ललिता बहुत प्रसन्न है। यही सुनकर शायद तुम मेरा ये अपराध क्षमा कर दो। मैं बार बार यही सोच रही थी कि जिस विवर्ण जीर्ण पोटली में वो अपना यौवन बंद रखती थी, उसके प्रवासी नौशे ने उस पोटली के भीतर छिपे उस अद्वितीय रत्न को देख कैसे लिया। 20 कदम के फासले से भी जिसे मेरी अनुभवी दृष्टि ने प्रौढ़ाही समझा था, उसे उसने पहली बार में कैसे देखा होगा। हो सकता है किसी आरक्षित क्षण में उसने अपने शॉल, गुलूबंद, जूते मोजे का जिरह बख्तर उतारा होगा और वही क्षण उसके सौभाग्य के अवरुद्ध कपाट को खोल गया होगा। इसके बाद महीनों तक मुझे उसका कोई समाचार नहीं मिला। फिर एक दिन अचानक दिल्ली के कॉटेज एम्पोरियम में अनेक भारी बादामी लिफाफों से लदी फदी वो मुझे दिख गई। अरे मौसी आप!
उसने कहा तो मैं उसकी आपाद मस्तक परिवर्तित भुवन मोहिनी छवि को देखती ही रह गई। पारदर्शी अग्निवर्णी लाल कोट की साड़ी में ज्वलंत शिखा सी दमकती वो मेरे सम्मुख खड़ी थी। ऐसे क्या देख रही हो मौसी, बहुत बदल गई हूँ क्या? मैं कैसे कहती कि जिस यौवन की असमय ही अस्तगामी सूर्य की सी म्लान आभा उस दिन पहली बार अल्मोड़ा के बाजार में देखी थी, उसकी द्विप्रहरी प्रखर किरणें आज मेरी आंखें चौंधिया रही थीं। आइए मौसी, चलिए वहाँ बैठकर एक प्याला चाय पिएं। मुझे एक प्रकार से हाथ पकड़कर वो संलग्न रेस्टोरेंट में खींच ले गई। उसके शरीर से आती मदिर मादक सुगंध, कलाई की स्वर्ण मंडित घड़ी, आंखों की सज्जा, मोहक अधरों की प्रगाढ़ लालिमा, चौकोर बटुआ, मेज पर धरे डार्क ग्लासेस और पेंसिल सा क्रशकाय छाता, सभी में तो विदेश यात्रा की स्पष्ट छाप थी। लग रहा था लड़की अभी अभी विदेशी ससुराल से लौटी है। हठात मुझे एक वर्ष पूर्व ही उसकी एकदम विपरीत अनाकर्षक सज्जा का स्मरण हो आया, जब चक्की के पार्ट से मर्दाने जूतों से ठकाठक झप ताल का सा ठेका बजाती, हाथ में पैबंद लगा मर्दाना छाता थामे वो ऐसे ही पैकेटों से लदी फदी मेरे सम्मुख तनकर पूछने लगी थी, ऐसे क्यों देख रही हैं? मुझे तो स्मरण नहीं पड़ता कि आपको पहले कहीं देखा है। आज जी में आ रहा था मैं उससे कहूँ, ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे तो स्मरण नहीं पड़ता तुम्हें पहले कहीं देखा है। क्यों, हनीमून के लिए विदेश गई थी क्या? मैंने हंसकर पूछा। एकाएक उसका उत्फुल्ल चेहरा म्लान हो गया। नहीं मौसी, अब जाऊंगी, उनकी चिट्ठी आई है, वहाँ अपने किसी मित्र से मेरे वहाँ आने का स्पॉन्सर कराएंगे, अभी कुछ समय लगेगा। आप तो जानती ही होंगी विदेश जाना अब उतना सहज नहीं रहा। एक बात बता ललिता, तू तो कहती थी विवाह करेगी ही नहीं, फिर? मैंने पूछा। उसके आरक्त चेहरे ने सहसा उसकी विदेशी लिपापुती को अपने स्वाभाविक लालिमा से व्यर्थ कर दिया। उन्होंने मुझे बुआ जी क्या देखा और वहीं पसंद कर लिया। यही नहीं, मुझसे एकांत में वही प्रस्ताव रख वहीं उत्तर मांगा। पहले मैं घबरा गई। मेरे लिए आज तक जितने रिश्ते आए थे सब बाबूजी के ही पास आए थे। मैंने तब तक एकांत में किसी पुरुष से बात तक नहीं की थी। कहने लगे, यदि जीवन सहचर पसंद हो तो हाँ या ना कहने में समय नहीं लगाना चाहिए। जैसे मैंने तुम्हें देखते ही दृढ़ निश्चय कर लिया था कि ईश्वर ने इसे मेरे लिए ही गढ़ा है, ऐसे ही मुझे एक ही दृष्टि में देखा। मेरे गुण दोष परख तुम भी अपना निर्णय इसी क्षण ले लो। और मैंने ले लिया। जीवन का ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय, वो भी तुम जैसी आप खुद लड़की ने कैसे ले लिया? क्या तुमने यह निर्णय पात्र को देखकर लिया या उसकी समृद्धि को देखकर? अपनी बड़ी बड़ी भूरी निष्कपट आंखों से उसने बड़ी निर्भीकता से मेरी ओर देखा और किसी भोली बालिका के से निर्दोष स्मित से उसका पूरा चेहरा उद्भासित हो उठा। मैं सच कहती हूँ मौसी, मेरी जगह यदि आप होती तो आप भी शायद यही निश्चय लेती। न जाने उसके किस पक्ष के सम्मोहन ने मुझे उस दिन अवश कर दिया। जैसा विद्वान वैसा ही विनम्र, जितना ही गंभीर उतना ही विनोदी। जितनी बार उन्हें देखती स्वयं अपनी हीनता मुझे कुंठित कर देती। मुझ में था ही क्या जो उन्होंने मुझे पसंद कर लिया? पगली, मैंने उसके हाथ को थपथपाया, तू स्वयं अपने इस दिव्य व्यक्तित्व के प्रति अचेतन है और यही तेरा सबसे बड़ा आकर्षण है। चल, जीजा जी तो खुश है ना? बेहद। बाबूजी से मैंने जब कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप वाक्यदान कर दें, तो बौरा से गए। हमारी हालत तो तुमसे छिपी नहीं है। बाबूजी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वे केवल कुश और कन्या ही देने की स्थिति में हैं। उनकी एक ही शर्त थी कि उनके बारातियों की खातिर में कोई कसर ना हो। उसका प्रबंध बाबूजी ने कर दिया था। हल्द्वानी में बुआ जी के यहाँ ही से सब कुछ हुआ। इन्हें गिने 10 बाराती और एक पुरोहित लेकर वे लोग आए। बाबूजी कह रहे थे, 2 दिन पहले अपने दांत तोड़ाने में जितना समय लगा था उससे भी कम समय में तेरे कन्यादान से मुक्त हो गया मैं। लगता है विदेश से तेरा दूल्हा खूब उपहार भेजता है, क्यों? मैंने पूछा। उसने लजाकर सिर झुका लिया। उनकी एक ममेरी बहन वहीं रहती है, 5 वर्षों बाद अभी अभी लौटी हैं। उन्हीं के हाथ बहुत कुछ भेजा था। वो तो देख ही रही हूँ, मैंने हंसकर कहा। अब तो भगवान ने तुझे मेम साहब बना ही दिया है, कब तक हेडमास्टर नहीं बनी रहेगी? छोड़ दे इस बेहूदी नौकरी को। मैंने भी यही सोचा था, पर बाबूजी कहते हैं जब तक जाने का कुछ निश्चित नहीं होता नौकरी मत छोड़। परसी थाली और लगी लगाई नौकरी में कभी ठोकर नहीं मारनी चाहिए। जब चाहो लंबी छुट्टी तो ले ही सकती हो। सब छुट्टियां तो पड़ी हैं, मैंने छुट्टी ली ही कब है? ठीक ही तो कह रही थी बेचारी, उसके नीरस जीवन में अवकाश के मधुर क्षण आए ही कब थे। मैं चुपचाप उसे देखती रही। एक नवीन अभिज्ञता मुझे बार बार झकझोरने लगी। मानस की पंक्तियों का ब्रह्म सत्य एक बार फिर उस अभिज्ञता को पुष्ट कर गया।
जल बिनु मीन नदी बिनु वारी, ऐसे ओ नाथ पुरुष बिन नारी। इसमें कोई संदेह नहीं कि पुरुष के बिना नारी अधूरी ही रहती है। उसके व्यक्तित्व का, उसके सौंदर्य का, उसके नारी सुलभ सौष्ठव का पूर्ण विकास पुरुष के स्पर्श से वैसी ही सहजता से प्रस्फुटित हो उठता है जैसे वर्षा की फुहार से अधखिला पुष्प। ललिता के क्षण क्षण आरक्त हो रहे कपोल, गदराई देह यष्टि, सचकित विस्फारित मृगी सी दृष्टि, बार बार आंचल से ढका जा रहा उभार देखकर जी में आया उससे एक प्रश्न पूछ अपने सुखद संदेह की पुष्टि कर लूं। क्यों री ललिता, कुछ गड़बड़ है क्या? बार बार झोले में धरा नींबू क्यों चाट रही है? पर फिर मैंने कुछ पूछा नहीं। वो चली गई तो मैं उसे तब तक देखती रही जब तक वो दृष्टि से ओझल नहीं हो गई। मैंने देखा मत्तय गंध छंद सा उसके मनोहारी पदविन्यास को। एक मैं ही नहीं, मेरे सामने बैठी युवा छात्रों की टोली भी उसी मुग्ध दृश्य से देख रही थी। इसके बाद कई महीनों तक ना मुझे उसका कोई पत्र मिला, ना मैं ही उसकी खोज खबर ले पाई। अचानक एक दिन उसकी बुआ से एक विवाह में भेंट हो गई। उन्हीं से सुना जीजा जी नहीं रहे। विवाह की उस परिचित गरज तरज में मुझे बार बार उस प्रिय स्नेही चेहरे की स्मृति विभल कर उठी। अरे क्या हुआ उन्हें? मैंने पूछा। बीमार तो थे ही, रात को सोए ही रहे। ललिता वहीं थी क्या? मैंने पूछा, क्योंकि उसने कहा था मार्च तक वो निश्चित रूप से विदेश चली जाएगी। अरे कहाँ जाएगी अभागी, उसी का धक्का तो उन्हें ले गया, उन्होंने रुष्ट स्वर में कहा। क्यों, क्या हुआ उसे? मैंने घबरा कर पूछा। होगा क्या, कितना समझाया था दद्दा को, ऐसे अनजान पात्र को बिना देखे परखे शादी मत करो। करना ही है तो मेरा भतीजा दिनुआ क्या बुरा है? असल में मैंने छोकरी को उसी को दिखाने बुलाया था। LIC में क्लर्क है, भले ही इंटर पास हो, वहाँ का तो चपरासी भी 500 पाता है। पर बीच ही में न जाने कहाँ से ये करमजला आ टपका। कितना समझाया दोनों को, पर वहाँ तो बाप बेटी को फौरीन दामाद के सपने दिखने लगे थे। तूने तो देखा है ना दिनुआ को, कैसा कार्तिकेय ऐसा लगता है? हाँ, दिनुआ को मैंने देखा था। बालों का सस्ता जमादारी फुग्गा बनाए टिटहरी किसी टांगों वाले उस जनखे से छोकरे को भला सुचि संपन्ना ललिता कभी पसंद कर सकती थी? फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। होता क्या, वही हुआ जो हमने कहा था। इतने में ही बारात आ गई का शोर हुआ और ललिता की बुआ मुझे अधूरी जिज्ञासा में ही डूबती उतराती छोड़ बारात की भीड़ में विलीन हो गई। उन्होंने क्या कहा था और क्या हुआ, इसके जानने का कोई उपाय नहीं रहा। बारात की रेलम पेल में वे कहाँ खो गई मैं जान ही नहीं पाई। जिज्ञासा का अंत हुआ 2 महीने बाद। इस बार फिर मैं एक विवाह में सम्मिलित होने अल्मोड़ा गई तो थोड़ी बहुत अभिज्ञता बटोर पाई। जब 1 वर्ष तक प्रवासी जमाता ने उनकी पुत्री को विदेश बुलाने का सामान्य सा प्रयास भी नहीं किया तो उन्होंने एक प्रकार से धकेल कर ही पुत्री को वहाँ भेज दिया। इस द्विरागमन की सामग्री जुटाने में बेचारे लुट गए थे। वहाँ से ही टिकट भेजने का आश्वासन जमाता ने दिया था, पर वहाँ टिकट तो दूर, जब चिट्ठी आनी भी बंद हो गई तो उनका माथा ठनका। कुछ रुपए फंड से लिए, खेत गिरवी धरे, अल्मोड़ा जाकर अपने कुछ दुर्लभ ग्रंथ बेच आए, कुछ इष्ट मित्रों से कर्जा लिया और स्वयं दिल्ली जाकर पुत्री को पति ग्रह के लिए विदा कराए। इस द्विरागमन के लिए उन्हें अपना सर्वस्व दांव पर लगाना पड़ा। वहां जाकर प्रवासी पति की भरी पूरी गृहस्थी देखकर बेचारी ललिता गिरती पड़ती उल्टे पांव क्यों लौट आई और क्यों एक बार फिर अरण्य स्थित उसी ग्राम के स्कूल की हेडमास्टरनी बन गई? ये रहस्य सबके लिए गूढ़ रहस्य ही बना रह गया था। बाप बेटी दोनों ने अमानवीय दुस्साहस से होंठ भींच लिए थे। यह सब सुनकर जी न जाने कैसा हो आया। उस भोली पितृ मातृहीना लड़की पर क्या बीत रही होगी, यह सोच सोच में व्याकुल हो उठी। मेरे पास कुछ एक दिन का ही समय था। दूसरे दिन काठगोदाम से मेरा रिजर्वेशन हो चुका था। एक ही दिन में उससे मिलकर क्या लौट पाऊंगी? दिन भर इसी उधेड़पुन में पड़ी रही। उसी रात यदि मैं हीरा को सपने में न देखती तो शायद ललिता से मिलने न जा पाती। आंख लगी ही थी कि उदास हीरा पायताने आकर बैठ गई। ना कुछ बोली, ना हंसी, ना हिली, ना डुली। वही जयपुरी साड़ी पहने थी जो कभी मैंने उसे अलीगढ़ की नुमाइश से खरीद कर दी थी। दोनों कपोलों पर क्षय रोग की लालिमा उसके रोग जीर्ण पांडुवर्णी चेहरे पर वैसी अस्वाभाविक लग रही थी जैसी हमेशा लगा करती थी। कंकाल सी सूखी देह पर लाल पहाड़ी आड़ से दमकते रक्तिम कपूर। सुबह उठती हूँ तो लगता है सारे शरीर का खून पसीना बनकर बह गया है, जैसे कोई धुली साड़ी सा निचोड़ देता है मुझे। वो कहती और मैं हंसकर कहती, चल हट, गाल तो मेरे लाल लाल सेब से धरे हैं। किंतु आज मैं भी जब उस राज रोग की घातक क्षमता को झेल उसी पसीने से कभी कभी निर्जीव हो उठती हूँ
तो पीले विवश चेहरे की स्मृति पश्चाताप से चित्त विगलित कर देती है। सपने में भी उसकी करुणा विवश दृष्टि मुझे क्षुब्ध कर उठी। हठात लपक कर उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। उन छलछलाई आंखों के मूक अनुरोध को मैं टाल नहीं सकी। दूसरे ही दिन मैं बाजार गई, मिठाई का डिब्बा लिया। बैग में उसके लिए एक साड़ी पहले ही लाकर रख ली थी। कुछ दिन पूर्व किसी स्नेही पाठक ने मुझे एक पार्कर पेंसिल पेन का सेट कुवैत से भेजा था, वो भी उसके लिए रख लिया था और मैं बस में बैठ गई। मैं जानती थी कि वो मुझे घर पर ही मिलेगी। इतवार को पूरी छुट्टी मनाती थी। उस दिन वो अपनी नौकरानी को भी छुट्टी दे देती थी और एकदम घर में अकेली रहती है, ये मुझे पता था। उसी एकांत की मुझे कामना थी। बस अड्डे तक उसके घर तक की तीखी चढ़ाई पार करने में मैं हाफ हाफ गई थी। पहाड़ की दुरूह चढ़ाई अकेले ही पार करना जीवन की दुरूह यात्रा की एकाकी पार करने की ही भांति कुछ कम दुरूह नहीं होती। आज उसकी ढालू पथरीली छत पर पीले भीम कद्दू नहीं, वो स्वयं सूख रही थी। अपनी सुचिक्कन काली घनघटा सी खुली केश राशि को वो छत पर बैठकर सुखा रही थी। एक और परीक्षा की बादामी कॉपियों का स्तूप था, जिनमें से एक खुली कॉपी वो जांच रही थी। अरे ओ हेडमास्टरनी, मैंने हंसकर कहा, अब बहुत कॉपियां जांच ली, चल नीचे उतर। उसने अचकचा कर मुझे देखा और फिर उसने जो किया उसके लिए मैं प्रस्तुत नहीं थी। मैंने काँप कर आंखें बंद कर ली। हाय मौसी तुम, कहकर अपनी साड़ी को घुटनों तक उठा तीखी छत से नीचे कूद पड़ी। उसके खुले बाल एक क्षण को हवा में लहरा उठे। घुटनों तक उठी सफ़ेद साड़ी से दिखती उसकी रोमहीन पहाड़ी फूलों सी चिकनी टांगें एक सीध में सधी और ऐसी दक्षता से धरा पर अवतरित हो गईं जैसे आकाश से अवतरित कोई अशरीरी अप्सरा हो। ऐसे कूद गई कमबख्त, अगर हाथ पैर टूट जाते तब? मैंने कहा। तब क्या, टांग टूट भी जाती तो कौन मुझे शादी की चिंता है। अब मौसी शादी तो हो ही गई। वो बड़ी दुष्टता से मुस्कुराई। पर आप ये बताइए अचानक यहाँ कैसे आ गई? बस तुझसे मिलने। सुना तू देश विदेश का चक्कर लगाकर फिर हेडमास्टरनी बन गई है। अचानक उसने मुंह लटका लिया। चलिए पहले चाय पी लीजिए, लाइए बैग मुझे दीजिए। पर आपने मुझे क्यों नहीं लिखा आप आ रही हैं? मैं घोड़ा लेकर बस स्टैंड पहुंच जाती। इतना भारी बैग आपको लादना पड़ा। उसने बैग मेरे हाथ से ले लिया। इसीलिए तो नहीं लिखा। मैंने उसे गुदगुदाने की चेष्टा की। तुझे घुड़सवारी करते तो देख चुकी हूँ। उस लद्दू भोटिया घोड़े पर बैठना तुझे ही मुबारक हो। एक कदम आगे चलता है और 2 कदम पीछे। उस पर घनी अयाल से उसकी आंखें ऐसी अंधी बनी रहती है कि पता नहीं कब सवारी सहित काली गंगा में उतर जाए। ऊंचाई ऐसी है तेरे अरबी घोड़े की कि पीठ पर बैठो तो पैर जमीन पर टिक जाते हैं। यानी 4 टांगें घोड़े की और 2 अपनी साथ साथ चलती हैं। वो ठठाकर हंसी और हाथ पकड़कर मुझे भीतर खींच ले गई। पहली अनुभूति जो मुझे कमरे में पैर रखते ही हुई वो थी एक पीड़ादायक निस्संग निर्जनता की। लगता था सुई भी टपकी तो नगाड़े का सा निनाद करेगी। लो तुम बैठो मौसी, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। मैंने देखा जिया जी का पलंग अभी भी उसी परिपाटी से लगा था। दीवार पर वही तस्वीरें लगी थी जिन्हें मैं पिछली बार देख गई थी। कमरे में कहीं भी हेडमास्टरनी के क्षणिक विलासपूर्ण वैवाहिक जीवन का स्पर्श भी नहीं था। न उसकी विदेश यात्रा का कोई स्मृति चिन्ह, न कहीं उसके विवाह का कोई चित्र। एक और एक विकलांग तिपाही पर उसकी घर की धुली 3-4 साड़ियाँ, पहाड़ी नदी के एक भारी भरकम गलडोड़ शिला के नीचे दबी स्वयं अपनी शिकने दूर कर रही थी। शायद यही उसकी अचल स्त्री थी। पास ही में धरा था उसका स्कूली रजिस्टर, पहाड़ी ऊन का भूरा कार्डिगन। दूर से देखकर पहले मैंने सोचा कोई तिब्बती पश्चिमी अपसु कुत्ता ही हाथ पैर समेटे सो रहा है। हाथ के बिने नीले पीले धारी वाले उसके मोजे और वही सतरंगी मफलर कुर्सी पर धरा था जिसका उसके यौवन के कफन के रूप में परिचय पाकर मैं पिछली बार गई थी। एक हाथ में चाय का गिलास और गुड़ पगे मीठे खजूर लेकर वो आई तो मैंने पूछा, खिमुली को आज भी छुट्टी दे दी क्या? हाँ, आज इतवार है ना। इतवार को मैं उसे पूरे दिन की छुट्टी दे देती हूँ। अपने भतीजे से मिलने बिनसर गई है, कल लौट आएगी। अपनी चाय का गिलास लेकर वो फिर मेरे पास बैठ गई, पर मुझे लगा वो धीरे धीरे मुझसे दूर खिसकती जा रही है। न अपने प्रत्यावर्तन की कोई कैफियत, न अपने संक्षिप्त विवाहित जीवन का कोई प्रसंग। मैं जितनी ही बार कुछ पूछने की चेष्टा करती वो उतनी ही बार बड़े चातुर्य से पैंतरा बदल एक न एक बहाना बना कभी कुछ लेने चली जाती, कभी कुछ। कभी क्रमशः वेगवती बन रही वर्षा की आड़ी तिरछी फुहारों को कमरे के भीतर आने से रोकने के लिए अकारण ही पटापट खिड़कियां बंद करने लगती। मैं समझ गई अपने जीवन के उस अप्रीतिकर परिच्छेद का पहला पृष्ठ मेरे सम्मुख उजाले में खोलने में वो सकुचा रही है।
ठीक है, रात होने पर ही पूछूंगी। शायद रात्रि का अंधकारपूर्ण एकांत उसकी जिह्वा को मुखर बना दे। मैंने यही किया। रात को मेरे पलंग से सामान्य व्यवधान रख पलंग खिसकाकर लेट गई। बत्ती बुझाने का प्रश्न ही नहीं उठा था। उस ग्राम में बिजली दुर्लभ पाहुने सी पहले तो आती ही नहीं थी। आती भी तो उसी त्वरा से चली भी जाती और फिर रात रात भर नहीं आती। वो रात भी ऐसी ही थी। ललिता, मैंने कहा, तू क्या अब सचमुच ही लौट कर नहीं जाएगी? कहाँ? सब कुछ समझ कर भी वो अनजान बन गई। अपनी ससुराल? नहीं। उसका दृढ़ स्वर रात की निस्तब्धता में हथौड़े सा बज उठा। जानती है जिया जी क्या कहते थे? तेरी बुआ जब अपनी दन्या गांव के ससुराल जाने को राजी नहीं हुई और बरसों तुम्हारे यहाँ पड़ी रही तो जीजा जी ने मेरे ही सामने उससे कहा था, कालिंदी, स्कूल न जाने वाले लड़के और ससुराल न जाने वाली लड़कियां मुझे बहुत बुरी लगती हैं। तो फिर क्यों नहीं जाएगी ससुराल? ऐसे बड़े घर में तेरा विवाह हुआ, राजपुत्र सा वर और राजसी वैभव मिला और एक तू है सिरफिरी कि इस सड़ियल स्कूल में हेडमास्टरनी बनी मर खप रही है। वो निरुत्तर रही। आखिर तू भाग क्यों आई? झगड़ा हो गया था क्या? देख ललिता, तेरे अम्मा मेरी आत्मीयता ही नहीं प्रिय सखी भी थी। यदि कहूँ कि आज मैं तेरी मौसी ही नहीं माँ हूँ तब भी नहीं बताएगी क्या? शायद मैं तेरी कुछ मदद कर सकूँ। संसार में अब कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता मौसी, यही समझ लो कि अब मैं विधवा हो गई हूँ। उसकी यत्न से दबाई पहली सिसकी फिर सहस्र सिसकियों में फूट गई। खिड़की से आती सड़क के लैंप पोस्ट के अस्पष्ट आलोक में भी पलंग पर बैठी उस दुबली पतली लड़की की सिसकियों से कांपती देह को मैं स्पष्ट देख पा रही थी। आज शायद पहली बार वो किसी की उपस्थिति में जी खोल कर रो पा रही थी। मैं जानती थी कि न कोई उसकी ऐसी सहयोगिनी है, न कोई आत्मीया जिसके सम्मुख वो अपनी अनकही वेदना का पात्र ऐसे उड़ेल पाई होगी। मैंने उसे जी भर के रो लेने दिया। फिर वो स्वयं ही तटस्थ होकर मेरी ओर मुड़ी। तुम पूछ रही हो मैं क्या ससुराल कभी नहीं जाऊंगी? वो हंसी। बाहर क्षण भर को चमकी बिजली की क्षणिक कौंध में व्यंग, क्षोभ और क्रोध से तिर्यक उसके अधरों की अवज्ञापूर्ण स्मित देखकर मैं अचकचा गई। आवेश से वो ऐसे हाँफ रही थी जैसे पुराने श्वास की रोहिणी हो। मेरी ससुराल है ही कहाँ जो मैं वहाँ जाऊँ मौसी? जब आपसे मिली तब मैं स्वप्नावस्था में थी। सप्ताह में उनकी 2-2 चिट्ठियाँ आ रही थीं। जीवन में कभी किसी ने मुझे प्रेम पत्र नहीं लिखा। इसी से किसी रोचक उपन्यास की मोहक धारावाहिक किस्तों से उनके प्रेम पत्रों को मैं सहज कर रख लेती। बीसियों बार पढ़ पढ़ कर उनकी एक एक पंक्ति, एक एक नवीन प्रेमपगा संबोधन मुझे कंठस्थ हो गया था। फिर जब भी कोई विदेश से आता उपहारों से मुझे लाद देते। घड़ी, परफ्यूम, साड़ियाँ, पर्स, कार्डिगन। यहाँ से कोई जाता तो मैं भी कुछ ना कुछ भेजती रहती। हाथी दांत का सिगरेट केस, चिकन के कुर्ते, पहाड़ी हरी चाय के डिब्बे। एक बार तो मैंने अपने पूरे महीने का वेतन ही उपहार जुटाने में फूंक दिया था। बार बार लिखते, जल्दी ही तुम्हें वहाँ बुलाने की व्यवस्था कर रहा हूँ। जानता हूँ बाबूजी का बिछोह तुम्हारी कठिन अग्नि परीक्षा सिद्ध होगी, किंतु यही तो है पति की विजय और पिता की पराजय। यहाँ आते ही तुम अपने बाबूजी को भूल जाओगी। मैं निहाल हो जाती। कभी कभी तो अपने सुख से निर्लज्ज बनी मैं बाबूजी को उनके पत्रांश सुनाने लगती। मेरी संभावित विदेश यात्रा के लिए मुझसे भी अधिक अधीर बाबूजी हो उठे थे। चिट्ठी आती तो लाठी पर चिबुक साधे चुपचाप मुझे देखते रहते। चिट्ठी पढ़कर शायद मैंने कुछ सुखद प्रसंग सुना दूं, ठीक जैसे पालतू अनुशासनबद्ध कुत्ता भोजन ग्रहण कर रहे स्वामी के सम्मुख बैठा आंखों ही आंखों में उदग्र याचना भर टुकुर टुकुर देखता है कि दयालु स्वामी एक गस्सा तो उसकी ओर फेंकेगा ही। कभी कभी मुझे बाबूजी पर गुस्सा भी आता। इतनी ही स्वतंत्रता मुझे नहीं है कि मैं पति का प्रेम पत्र एकांत में तो पढ़ लूँ। चिट्ठी लंबी होती और मुझे पढ़ने में विलम्ब होता तो वो बड़े अधैर्य से बीच में ही पूछ बैठते, क्यों, क्या लिख रहा है आज? टिकट भेजा है क्या? मैं कभी कभी उन्हें झिड़क भी देती। वो पढ़ने तो दीजिए बाबूजी। आज सी निरी स्नेही पिता को दी गई वही झिड़की मेरे कलेजे में फांस बनकर चुप रही है। उन्हें क्या टिकट की चिंता अपने लिए थी? उधर मैं कल्पना के पंख लगाकर किसी शून्याकाश में उड़ने लगी थी। आंखें बंद कर देखती मैं जा रही हूँ। एयरपोर्ट पर मुझे लेने वर्षों से प्रवासी मेरे लोकप्रिय व्यक्तित्व संपन्न पति के मित्रों की भीड़ जुटी है। उन सब नदियों को, उन अनजान शहरों को जिनका अस्तित्व मेरे लिए आज तक नक्शों तक ही सीमित था, जिनके भौगोलिक नीरस सूत्र मैं अपनी न जाने कितनी छात्राओं को रटाते रटाते उगने लगी थी, वही आज मेरी आंखों के सम्मुख सरस सजीव बनकर बिखर रहे थे।
मैनचेस्टर, न्यूकासल, लेक डिस्ट्रिक्ट। फिर देखती मैं वहाँ से रंगीन पिक्चर पोस्टकार्ड भेज रही हूँ अपनी अध्यापिकाओं को, छात्राओं को। बाबूजी पूरे गांव में घूम घूम कर इष्ट मित्रों को हमारी रंगीन तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोई भी भारत जा रहा है तो मैं पूरे गांव के लिए विदेशी उपहार भेज रही हूँ। बाबूजी के लिए घड़ी, पटवारी कक्का के लिए गरम पुलोवर, मौसियों के लिए साड़ियाँ, खिमुली के लिए गरम मोजे। और फिर मेरे वे सारे काल्पनिक सतरंगी सपने आकाश में ही बादलों के फाये से उड़कर विलीन हो गए। वो एकाएक चुप हो गई। फिर स्वयं ही उसने भग्न सूत्र थाम लिया। जब 1 साल बीत गया और उसके पत्रों का आना एकदम ही बंद हो गया तो बाबूजी का अधैर्य उनके रक्तचाप को भयावह रूप से बढ़ा गया। डाकिये के आने में देर होती तो लाठी टेकते हुए स्वयं डाकखाने पहुंचकर पोस्टमास्टर से पूछते, क्यों भाई, विदेश से कोई चिट्ठी तो नहीं आई है ललिता के नाम? उनकी यही सनक धीरे धीरे पूरे गांव का मजाक बन गई। क्यों हो पांडे जी, दामाद की चिट्ठी आई? कब जा रही है तुम्हारी ललती? मेरा खून खौल उठता। मेरे सरल बाबूजी उस तिलमिलाने वाले व्यंग्यपूर्ण प्रश्न भी सामान्य स्नेहपूर्ण जिज्ञासा के ही रूप में ग्रहण कर लेते। अरे आजकल डाक में बहुत गड़बड़ी हो रही है। कल अखबार में था, एक पोस्टकार्ड इलाहाबाद से 15 वर्ष पहले चलकर अब लखनऊ पहुंचा है। सामर्थ्यहीन पिता की पुत्री जब किसी बड़े घर में ब्याही जाती है तो बिरादरी के अनेक हृदयों पर सांप लौटने लगता है। मुझे बार बार वाल्मीकि रामायण में विभीषण को कही गई रावण की तिलमिला देने वाली पंक्तियां याद हो आती। जानामि सर्वलोकेषु ज्ञाति नाम अयि राक्षस दृश्यन्ति व्यसनश्वेते ज्ञाति न ज्ञातये सदा। बिरादरी के लोग ही तो अपने किसी बिरादरी की दुर्गति देखकर आह्लादित होते हैं। मैं बार बार बाबूजी को समझाती, आप क्यों दुनिया भर से कहते फिरते हैं कि आपके दामाद को 20,000 तनख्वाह मिलती है, उनके 5 बेडरूम का मकान है, 2 मोटरें हैं और ललिता शीघ्र ही वहाँ राज करने जा रही है। तो बेटी, क्या मैं कोई झूठ बोलता हूँ? वे अपने भोले शिशु के से प्रश्न से मुझे निर्वाक कर देते। जब पत्र न आए पूरे 3 महीने बीत गए तो बाबूजी भी धैर्यच्युत हो गए। बोले, ललती, मैंने स्थिर किया है, दामाद न बुलाते तो ना सही, मैं तुझे अपने खर्चे से वहाँ भेजूंगा। नहीं, मैंने कहा, आपके पास है ही क्या जो आप मुझे भेजेंगे? वो क्या काठगोदाम से अल्मोड़ा तक का टिकट है जो आप चट से खरीद मुझे कुमाऊं मोटर यूनियन की बस में बैठा देंगे? जानते हैं वहाँ का टिकट कितने का है? हाँ हाँ जानता हूँ, तेरा छोटा मामा क्या वहाँ नहीं है? मैं उसको लिख दूंगा, वो आकर तुझे ले जाएगा। फिर अच्छे ग्रह नक्षत्र की गणना कर उसे भेज देंगे, वही तुझे ससुराल पहुंचा आएगा। मैं उनके साहस को देखकर दंग रह गई। क्या था उनके पास? मात्र 120 रुपये की पेंशन और मेरे विवाह के बाद बची उनकी फंड की क्षीण सीमित राशि, कुल 4,000। उसमें से भी 1,000 वे जर्जर छत और मकान के पिछली बरसात में गिर गए वामांग की मरम्मत के लिए निकाल चुके थे। कुल 2 धोतियाँ, 2 खद्दर के कुर्ते, 1 जीर्ण कोट और 1 पहाड़ी ऊन के स्वेटर में ही दिन काटने वाले मेरे दरिद्र मितव्ययी बाबूजी मुझे विदेश भेजकर अपने जीवन के बचे खुचे दिन क्या खाकर काटेंगे? मैं आपको 1 पाई भी खर्चने नहीं दूंगी। आप कन्यादान से मुक्त हो चुके हैं, ले जाना होगा तो वही ले जाएगा जिसने अंगूठा थामा है, मैंने दृढ़ता से कहा। नहीं ललती, बाबूजी की आंखों में आंसू छलक आए। मैं क्या तेरा दुख नहीं समझता? 3 ही महीने में तेरी हड्डियां निकल आई हैं, रंग स्याह पड़ गया है, रात भर खांसती रहती है। तू क्या सोचती है मैं सब नहीं देखता? हमारी फैमिली हिस्ट्री तो तुझसे छिपी नहीं है। तेरी माँ को क्षय रोग ले गया, तेरी नानी को, तेरी 3 मौसियों को। आप चिंता न करें बाबूजी, वो रोग मुझे नहीं ले जाएगा। ऐसे पुण्य कर पृथ्वी पर नहीं आई हूँ। शायद मेरी यही बात उन्हें चुभ गई। अर्थात पुण्य कर आई होती तो असमय की वो मृत्यु मेरे लिए सुखकर होती। शायद मेरी यही बात अब तक मेरी मन ही मन कौशल से छिपाई गई गहन वेदना को उनके सम्मुख उघाड़ कर रख गई थी। ललिता, वे कहने लगे, तेरी माँ एक कहानी सुनाया करती थी। पहाड़ के एक दरिद्र ग्राम की कन्या थी चिंता। परदेश कमाने के लिए गया उसका पति वर्षों तक नहीं लौटा और वो मायके में ही पड़ी रही। चिंता बालिका से किशोरी हुई, किशोरी से युवती, और एक दिन उसने अपने पति को पत्र में एक कविता लिख भेजी। मैं श्वानिका का चाला खेलूनी, मैं क्या खेलूं तेरा हाड़। अर्थात मेरी हम उम्र हमजोलियां अपने बेटों को खिला रही हैं, मैं किसे खिलाऊं तेरे हाड़ को? मैं तुझे हाड़ नहीं खेलने दूंगा बेटी। और फिर उसी दिन से बाबूजी कमर कस मेरी विदेश यात्रा की तैयारी में जुट गए थे। फंड क्या होता
नानी सालम में बासमती के 3 खेत मेरे नाम कर गई थीं। उन्हें भी बेचना पड़ा, फिर भी भिक्षा पात्र नहीं भरा। अपनी दुर्लभ पुस्तकें बेचने लगे तो मैंने बहुत समझाया, पर उन्होंने मेरी एक न सुनी। रात रात जग कर मेरे दुरागमन की सफल यात्रा के लिए ग्रह नक्षत्रों की गणना की गई। विदेश स्थित ग्रहों का स्वदेशीय तिथि नक्षत्रों से अंतर निकाला गया। दुर्भाग्य से फ्लाइट बृहस्पतिवार को थी। एक बार बाबूजी गहरे सोच में पड़ गए। गुरुवार को कन्या पितृग्रह से विदा नहीं होती। उमा भी तो गुरुवार को ही दक्ष ग्रह से चली थी। सुपारी हल्दी की गांठ मेरे सूटकेस में घर मुझे तिलक लगा। बाबूजी ने एक दिन पहले ही मेरा एयरपोर्ट को प्रस्थान कर दिया। सारी रात मेरे साथ स्वयं भी वहीं बैठे रहे। सच कहती हूँ मौसी, मेरे पैरों ने धरती छोड़ी तो कलेजा धड़ धड़ धड़कता मुंह को आ रहा था। एक ओर था अदम्य उत्साह, दूसरी ओर उतनी ही उदग्र व्यग्रता। कहीं कोई लेने नहीं आए तब? और फिर जब उनसे मिलूंगी तो मुझे अचानक सामने खड़ी देखकर वे क्या सोचेंगे? क्या मेरा निर्लज्ज अभिसारिका का रूप उन्हें मोह पाएगा? मेरे दुस्साहस से अभिभूत हो वे मुझे बाहों में भर लेंगे या अवमानना से दूर पटक देंगे। हो सकता है बेचारे स्वयं ही बीमार हों और हमें चिंता होगी जानकर हमें कुछ लिखा ही ना हो। जब राम राम कर लंदन पहुंची तो अनेक दुश्चिंताओं से मेरा हृदय उद्वेलित हो रहा था। हीथ्रो एयरपोर्ट के बारे में स्वयं उन्हीं से अनेक बातें सुनी थी। वहां पहुंचने पर एंट्री परमिट दिखाना पड़ता है। भारतीयों को वहां जानबूझकर ही अपदस्थ किया जाता है। मैं तुम्हें अकेली थोड़े ही आने दूंगा, तुम तो बौरा जाओगी। मैं स्वयं आऊँगा तुम्हें लिवाने, उन्होंने जाने से पहले कहा था। मेरे पास तो कुछ नहीं था, ना एंट्री परमिट, ना किसी के नाम का परिचय पत्र। आने के उत्साह में मैं मामा का पता लाना भी भूल गई थी। सरल अनुभवहीन पिता की अंगुली पकड़कर ही मैं पहली बार दिल्ली आई थी। उस विराट हवाई विश्राम स्थली को देखकर मुझे लगा सहसा पिता की अंगुली मेरी पकड़ से छूट गई है और मैं किसी मेले की अंतहीन भीड़ के रेले में खो गई हूँ। मामा का चेहरा मुझे ठीक ही याद था, किंतु उस अनचीने अनजाने परिवेश में उन्हें नहीं पहचान पाई तब। वैसे बाबूजी ने उन्हें यह भी लिख दिया था कि मैं किस रंग की साड़ी पहनकर एयरपोर्ट पर उतरूंगी। यही नहीं, मेरा एक ताज़ा चित्र भी खिंचवा कर उन्हें भेज दिया था। मैंने उद्भ्रांत दृश्य से इधर उधर देखा। ना जाने कितने काउंटर थे और कैसी श्वेतांगी भीड़। एक पल को तो मैं ठगी सी देखती रही। आप क्या यहाँ पहली बार आई हैं? पीछे से एक मृदु कंठ स्वर ने जैसे मेरा कंधा थपथपा दिया। मैंने मुड़कर देखा। चेचक के दागों से बुरी तरह नुचा खुचा चेहरा, त्रुटिहीन साहबी वेशभूषा, हाथ में एक बैग लिए वो नाटे कद का व्यक्ति मुझे बड़ी सहानुभूति से देख रहा था। ऐसा स्याह रंग कि मुझे पहले लगा वो नीग्रो है। मेरी हतप्रभ दृष्टि देखकर उसने इस बार और भी विनम्र स्वर में विशुद्ध हिंदी में पूछा, आप शायद किसी को ढूंढ रही हैं, पर लेने आए व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकते। यहाँ की औपचारिकता पूरी होने पर ही आप बाहर जा पाएंगी और वहीं वे आपको मिलेंगे। आपको उस काउंटर पर जाना है। उसने एक काउंटर की ओर उंगली दिखाई। जिस काउंटर पर मैं जाकर खड़ी हुई वहाँ एक ऊंची युवती अपनी कठोर मुखमुद्रा से अनुभवहीन आगंतुकों को सहमाती सबके पासपोर्ट उलट पुलट कर देख रही थी। मेरी सहमी आकृति और डरी डरी आंखें देखते ही वो शायद समझ गई थी कि मैं पहली बार लंदन आई हूँ। यहाँ क्या करने आई हैं? वो भी एक संक्षिप्त अवधि के लिए। किसी आत्मीय के पास आई हैं क्या? लैंडिंग परमिट कहाँ है? एक साथ अनेक कठोर प्रश्नों की मशीनगनी बौछार ने मेरी वाणी हर ली। मैं उनसे कहना चाह रही थी कि जिस आत्मीय के पास आई हूँ, हमारे देश में नारी का उससे घनिष्ठ आत्मीय और कोई नहीं होता। मैं अपने पति के पास आई हूँ, केवल विदेश भ्रमण के लिए। वहाँ नौकरी करती हूँ, लौटना है, इसी से अवधि संक्षिप्त है। मेरा दो टूक उत्तर उसकी कठोर मुखमुद्रा को देखते ही देखते मनोहारी स्मृति में संवार गया। मैं उसके देश में बसकर अवांछित भारतीय भीड़ का रेला बढ़ाने नहीं आई हूँ। जानकर वो आश्वस्त हो गई और मैं उस चक्रव्यूह से बेदाग निकल आई। एक व्यर्थ आकांक्षा से मेरा हृदय फिर धड़क उठा। क्या पता मामा ने उन्हें भी सूचित कर दिया हो और वे मुझे लेने आए हों। इन्हीं मामा से हमारा संबंध एक प्रकार से विच्छिन्न ही हो चुका था। उस स्वार्थपरक देश में जाकर जो मृतशैया पर पड़ी चिर दारिद्र्य से जूझती अपनी जननी को देखने भी नहीं आया था, उस मामा से हमारी सहानुभूति हो भी कैसे सकती थी। फिर उन्होंने धर्मवीर बाबूजी की दृष्टि में अक्षम्य अपराध भी तो किया था। पूर्व विवाहिता, पति परित्यक्ता, 3 पुत्रियों की एक विदेशिनी प्रौढ़ा जननी से विवाह कर उन्होंने स्वयं भी हमसे मुंह मोड़ लिया था। अचानक मेरी दृष्टि मामा पर पड़ी। मुझे देखते ही वे तेजी से आगे बढ़े और मेरे हाथ से सूटकेस लेकर बोले, मैंने तो तुझे दूर से ही पहचान लिया था।
एक पल को तो लगा हाथ में सूटकेस लिए हीरा दीदी चली आ रही है। मामा की साहबी वेशभूषा, शरीर से आती मधुर सुगंध और स्वस्थ दगदगाते चेहरे को देखकर मैंने कहा, मामा तुमने तो मुझे पहचान लिया, पर तुम आगे ना बढ़ते तो शायद मैं तुम्हें नहीं पहचान पाती। तुम तो एकदम अंग्रेज लग रहे हो। हाँ हाँ, मामा का अहंकारी स्वर मुझे अच्छा नहीं लगा। और तो और यहाँ भी सब मुझे इटालियन या स्पेनिश ही समझते हैं। बाहर निकलते ही मामा ने सूटकेस मुझे थमा कर कहा, तू यहाँ खड़ी रहे, मैं कार ले आऊँ। पहाड़ी चीते सी छलांग लगाती मामा की कार आई और उसका चमकता कलेवर देख मुझे उसमें बैठने में भी संकोच हुआ। रोडवेज की बसों को छोड़ क्या आज तक मैं किसी कार में बैठी भी थी? तेरी मामी तुझे देखकर बहुत खुश होंगी, मामा ने कहा तो एक क्षण को तो मैं चकरा गई। मामी कहाँ से आ गई यहाँ जो मुझे देखकर खुश होंगी? यह प्रिय संबोधन जिसके साथ ही मेरी ननिहाल की अनेक मधुर स्मृतियाँ जुड़ी थीं। विदेश की उस वीरानी में सहसा मामी का नाम सुन मैं एक पल को चौंकी, फिर समझ गई और किसी अनजान विदेशिनी के नाम के साथ उस रिश्ते को स्वीकार करने में मेरा अबाध चित्त विद्रोह कर उठा। मन ही मन मैंने निर्णय कर लिया, उसे मामी कभी नहीं कहूँगी, कभी नहीं। मामी तो मेरी एक ही थी। मामा फिर वहीं की कुशल पूछने लगे, अला कैसे हैं, फलां कैसे हैं। मैं जिसकी कुशल पूछना चाह कर भी नहीं पूछ पा रही थी, उसका उल्लेख क्या मामा जानबूझकर ही नहीं कर रहे थे? मामा का घर एयरपोर्ट से बहुत दूर था। चिकनी स्वच्छ सड़क पर राजसी गाड़ी जल में मछली सी फिसल रही थी। हम पहुंचे तो मामा के लाल रंग की छत वाली कॉटेज को देख मुझे लगा जैसे नैनीताल के किसी बंगले के बाहर खड़ी हूँ। छोटे से बाग में हवा में झूमते हरे नीले पुष्प, फल भार से गदराई सेब आड़ू के वृक्षों की नतमुखी टहनियाँ, हृदयाकार जलाशय में खिले कमलों के बीच तैरती रंगीन मछलियाँ और मखमली दूध। तेरी मामी को बागवानी का बेहद शौक है, मामा ने कहा और द्वार की घंटी बजाई। मधुर टंग टंग के साथ दूसरे क्षण द्वार खोलकर अपनी मांसल भुजाएं फैलाए मुझे आलिंगनबद्ध करने मेरी विदेशनी मामी खड़ी थी। मेद बहुल शरीर की स्वामिनी गुरु नितंबनी उस मामी को देख मैं उस प्रसारित बाहुपाश के बंधन में अपने को समर्पित भी नहीं कर पाई। देहातिन गंवार सी खड़ी ही रही। उसी ने बढ़कर मुझे बाहों में भींचा। मेरे दोनों कपोलों पर स्नेहपूर्ण चुंबन के 2 अंगारे दागे और बाहों ही में भरकर मुझे भीतर खींच ले गई। उस वात्सल्य पगे आलिंगन का प्रत्युत्तर मैं प्रगाढ़ उष्णता से नहीं दे पाई। देती भी कैसे? 8 ही दिन पूर्व तो मैं मामी से विदा लेने ननिहाल गई थी। दिन भर चूल्हे के पास बैठी बेचारी मामी मेरे लिए पकवान बनाती रही थी। सोच रही थी क्या क्या खिला दूँ उसे। चलने लगी तो कांट के सकरे द्वार पर उसने मुझे बाहों में कसकर भींच लिया था। अरे दुश्मनों के देश में जा रही है ललती, पता नहीं कब लौटेगी वहाँ से। मुझे कड़कड़ अंगवाल में बांधे अश्रुपूरित आंखों से विदा दे रही छोटी मामी जैसे आंखों के सामने खड़ी हो गई। बड़ी और मझली मामी का चेहरा जहाँ मुझे देखते ही लटक जाता, वहीं पर छोटी मामी मुझे देखकर गुलगुल हो जाती। अपनी दोनों कठोर कलह प्रिया जेठानियों की गृहस्थी में वो बेचारी नौकरानी सी खटती रहती, फिर भी एक शब्द नहीं कहती। कहती भी तो किससे? मायका भी ढंग का होता तो वहीं चली जाती। बड़ी मामी कहती, यहाँ अपना ही खर्चा पूरा नहीं पड़ता, सब कुछ ही तो करना पड़ता है। जाड़ा आता है तो सबके लिए गर्म कपड़े, रजाई, कंबल, उस पर छोटे लल्ला ने तो आंखें ही बंद कर ली। कभी कुछ खर्चा ही भेज देते इसके नाम। मझली मामी घुन्नी थी, मुंह से कुछ नहीं कहती, किंतु छोटी मामी का कैसे उपद्रव करती थी मैं देख चुकी थी। झाड़ू लगाना, गाय भैंस के गोठ को बुहार, गोबर निकालना, दूध दूहना, घर भर के लिए चाय बनाना, सब कुछ छोटी मामी के जिम्मे था। उस पर अशक्त पंगु सास को बिस्तर पर ही टट्टी पेशाब कराना, वही गीले कपड़े से उनका बदन पोंछ उनके जब की सामग्री जुटाना, ये भी छोटी मामी ही करती थी। कपड़े धोने बैठती तो जानबूझकर ही मछली मामी धुले कपड़े भी मैले कपड़ों में मिला जाती। ननिहाल की तीनों बहुओं में वही सबसे सुंदर थी। कभी उसे ढंग का कपड़ा पहनने को नहीं मिला, फिर भी वो दोनों मामियों के चेहरे पर झाड़ू फेर देती। इसी से ईर्ष्या कातर दोनों जेठानियाँ उस पर दिन रात कहर बरसाती। मेरा आना उसे बहुत अच्छा लगता। मेरी साड़ियों में से 1-2 मैं उसे चुरा छिपा कर दे आती, पर मामी जैसे समय से पहले ही बुढ़ा गई थी। ना उसे पहनने ओढ़ने का शौक रह गया, ना खाने पीने का। मायके में एक ही भाई बचा था, वो भी बद्ध पागल। एक बार उसे भाई दूज का टीका करने गई तो उसने रात ही को मामी को कूट काट कर सड़क पर डाल दिया था। एक अपनी छात्रा से सुना कि वो बेहोश सड़क पर पड़ी है। मैं ही भागकर उसे अपने यहाँ लेवा लाई थी। हल्दी चूना लगाकर मैंने कहा, मामी अब तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे ही पास रहोगी। कैसे रह सकती हूँ ललती, तू आज नहीं तो कल एक ना एक दिन तो ससुराल जाएगी, फिर क्या मैं अकेली नंदोई के यहाँ रह सकती हूँ?
भले ही उसके शरीर से इस विदेशनी मामी के से शरीर की महम सुगंध ना आती हो, उसकी वही गोबर पिरुल मिश्रित सुगंध मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मामा की दोनों पुत्रियां कहीं निकल गई थीं। छोटी एक हाय कहकर फिर टीवी से चिपक गई। उस बर्फीली औपचारिकता से मेरा कुछ ही घंटों में दम घुटने लगा। शाम हुई तो मैंने डरते डरते कहा, मामा मुझे वहाँ कब तक पहुँचा दोगे? कहाँ? मामा ने शायद मुझे जानबूझकर ही छेड़ा और मैं लाल पड़ गई। देख ललिता, मामा बोले, यहाँ से वो जगह 50 किलोमीटर की दूरी पर है। आज आराम कर ले, कल सुबह तुझे पहुँचा दूंगा। एक बात बता, ये विवाह क्या तूने अपने मन से किया था या जीजा जी ने रिश्ता ढूंढा था? बाबूजी ने। मैंने सिर झुका लिया। आश्चर्य होता है, उन्होंने मुझसे एक बार भी पूछना उचित नहीं समझा। मैं तो समझ गया था कि मामला कुछ गड़बड़ है, नहीं तो जीजा जी तेरे आने की सूचना दामाद को न देकर क्या मुझे देते? उसने तुझे बुलाया है क्या? टिकट भेजा था यहाँ से? नहीं, मैंने सिर हिलाया। और तू बिना बुलाए इतनी दूर आ गई? मेरी गीली आंखें शायद उन्होंने देख ली थी। एकाएक उनका खींचा झुंझलाया स्वर नरम हो गया। एक बात तुझे समझा दूं ललिता, यह देश स्वार्थ परकों का देश है। यहाँ जैसे भारत की रेजगारी नहीं भुनती, वैसे ही वहाँ के संस्कारों की रेजगारी भी हम नहीं भुना सकते। तेरी शादी को अब 1 वर्ष होने को है। चाहने पर वो दूसरे ही महीने तुझे यहाँ बुला सकता था। तू यदि ये सोच रही है कि वो तुझे वैसा ही मिलेगा जैसा भारत में था, तो यू आर सैडली मिस्टेकन। अब भी यदि कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो ये मत सोचना विदेश में तेरा कोई नहीं है। रक्त मांस की डोर सहज में नहीं टूटती ललिता। मामा के उस अंतिम वाक्य ने मुझे चौंका दिया। तब क्या मामा को अपने किए का पश्चाताप होने लगा था? क्या अपनी अपाविद्ध पत्नी के प्रति किया गया अन्याय उन्हें विगलित करने लगा था? क्या इस विलास के समस्त साधनों से परिपूर्ण ग्रह की कृत्रिम सज्जा में धधकती बिजली के बनावटी अग्नि स्तूप में उन्हें उस नीची ढालू छत के अपने ग्राम के उस पहाड़ी मकान की याद आ रही थी, जहाँ शीशम के द्वारों पर बनी काठ के द्वारपालों की मूर्तियों की अवनत मूछों पर बाज के धधकते कोयले और डीटों की आंच सदा सदा के लिए अपनी सुवासित धूम्र कुंडली की मोहक सुगंध छोड़ गई थी? क्या अपने इस मस्क आफ्टर शेव लोशन से मिलती जुलती नानी के उस हिरन की खाल मढ़े पिटारे की सुगंध से उनके नथड़े नहीं फड़क रहे थे, जिसमें घर भर के गर्म कपड़े बंद रहते थे और जिन्हें निकालते ही पूरे कमरे में कस्तूरी के बीड़ों की सुवास महकने लगती थी? अपने नकली विदेशी गलीचों को देख क्या उन्हें मेरे ननिहाल के उन तिब्बती दन चुटकों की याद आ रही थी, जिनके हरे पीले गुलाबी चटक रंगों की धूमिल पड़ गई बिनाई को हम उनके साथ बर्फ की पहली फुहारों में पीट पीट कर पुनरुज्ज्वल करते थे? इस विराट काया नवीन जीवन सहचरी के बाहुपाश में बंधे मेरे निर्वीर्य छोटे मामा क्या मेरी सुंदरी छोटी मामी को सचमुच ऐसी हृदयहीनता से भूल गए कि एक बार एकांत में भी उसके बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछा? वो मामी जो छूने से भी मैली होती थी, वो मामी जिसे देखकर लगता था अभी उसके दूध के दांत भी नहीं टूटे, वो मामी जिसके कभी पान न खाने पर भी दोनों होंठ टुक टुक लाल रहते। जब उसे मामा के विवाह का समाचार मिला तो वो पागल सी हो गई थी। न किसी से बोलती, न हंसती, न कहीं जाती। नानी मृत्युशैया पर पड़ी थी। उनके लिए एक ऐसा घातक आघात सिद्ध हुआ कि फिर वे उठ नहीं पाई। सब जानते थे कि छोटे मामा ही में उनके प्राण अटके हैं। छोटी मामी अब उनके सिरहाने से एक पल को भी नहीं हटती। मृत्यु के एक दिन पहले मैं भी पहुंच गई थी। मुझे देखते ही नानी ने व्यग्र होकर मेरा हाथ पकड़ लिया। तू आ गई ललती, देख आज ही अपने छोटे मामा को चिट्ठी लिख दे। अभागे से कहना मैं मरूं तो मुझे पिंड ना दे। पर वहां पिंड देने आ ही कौन रहा था? नानी की मृत्यु के बाद छोटी मामी की स्थिति और दयनीय हो उठी थी। एक बार जी में आया कहूँ, मामा तुमने मामी के साथ बहुत अन्याय किया है, कुछ खर्चा तो उन्हें भेज ही सकते हो। पर जितनी ही बार कुछ कहने की चेष्टा करती, सिंघका सी विदेशनी मामी उनका मायाग्रास मुंह में भर लेती। क्या वो जानती थी कि छोटे मामा ने ऐसे अक्षम्य अपराध किया है? क्या सौत के अस्तित्व से उसका परिचय था? पर ना मैं उससे कुछ कह पाई, ना मामा से। दूसरे दिन मामा ने चलने को कहा और मैं सूटकेस लेकर तैयार हो गई तो मामा कहने लगे, मेरा कहना मान तो एक बैग लेकर ही चल, सब ठीक रहा तो मैं तेरा सूटकेस कल पहुंचा दूंगा। क्यों? मैंने शंकित दृष्टि से उन्हें देखा। अच्छा अच्छा चल ठीक है, पर देख मैं बाहर से लौट आऊँगा। तेरे पति से मैं एक बार उलझ चुका हूँ। उसने अपमानित कर ही मुझे एक बार घर से निकाला है, दूसरी बार मैं उससे मिलना नहीं चाहता। एक भयावह संभावना मुझे कपा गई। तब क्या मामा उन्हें जानते थे?
क्या मेरे पति के अतीत का कोई रहस्यमय प्रकरण मामा पढ़ चुके थे? जी में आया मामा को झकझोर डालूं। मामा, क्या उनके प्रवासी जीवन के किसी प्रच्छन्न रहस्य की अभिज्ञता ही तुम्हें इस संशय में डाल रही है कि मैं वहां जाकर उल्टे पांव लौट आऊंगी? बाबूजी ने मामा ही को एक बार लिखा था कि तुम जाकर पता लगाना क्यों वह ललिता को अपने पास बुलवाने में जानबूझकर ऐसा ढील ढिलाव कर रहा है। पर यह भी मामा का कैसा अन्याय था। कुछ देख भी लिया था तो हमें लिख तो सकते ही थे, पर दूसरे ही क्षण मुझे अविवेकी मूर्ख चित्त ने स्वयं अपने को दिलासा दिया। जिस व्यक्ति ने स्वयं मुझे पसंद किया था और 4 ही दिन में विवाह संपन्न कराने की जिद पकड़ ली थी, जिसके व्यवहार, जिसके पत्र और जिसके बार बार मुझे अपने पास बुलाए जाने के आश्वासनों में एक पल को भी मुझे कभी अभिनय का पुट नहीं दिखा, वो मुझे अब किस छलना के विवर्त में भटका सकता था? चलिए मामा, मैंने दृढ़ स्वर में कहा, और वे एक बार फिर कुछ कहने को उद्यत हुए, पर फिर न जाने क्या सोचकर कार में बैठे। मेरे लिए दरवाज़ा खोल दिया। मार्ग भर वे एक शब्द भी नहीं बोले। आज सोचती हूँ, उस सुदीर्घ अवकाश का सुअवसर पाकर भी मैं क्यों उनसे कुछ नहीं पूछ पाई? क्यों मैंने छोटी मामी के पक्ष में दी गई सशक्त दलीलों से उन्हें विचलित नहीं किया? पतिगृह की अनजान परिधि में ही मुझे उतार कर वे बोले, वो तीसरी बड़ी सी इमारत देख रही है ना, वो मेरा क्लब है। मैं 8 बजे तक तेरी प्रतीक्षा करूँगा, अभी 5 बजे हैं। मैंने अपने सारे प्रश्न अपने ही कंठ में घुटक लिए। मुझे छोड़कर मामा बाहरी से जाने लगे तो मैंने डरते डरते पूछा, अंदर नहीं आओगे मामा? नहीं, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, पर मैं तेरे लिए 8 बजे तक रुका रहूँगा। तुम चले जाओ मामा। मेरा स्वर खीस से तीखा हो उठा था। मैं क्या अब तुम्हारे साथ लौटूंगी? एक विषाक्त दृष्टि मेरी ओर निक्षेपण कर मामा ने फिर अपनी जिद दोहराई, नहीं, मैं तेरी प्रतीक्षा करूँगा। मैं जिस सांघातिक अपमान को झेलने पतिगृह की घंटी बजा स्वयं अपने दुर्भाग्य को न्योत रही थी, वो मामा शायद जान गए थे। पहले किसी ने प्रत्युत्तर नहीं दिया। मैंने दोबारा बटन दबाया और भीतर से तीखे नारी कंठ का चिड़चिड़ा स्वर आया, कौन? मैं अपना किस नाम से परिचय दूं, सोच ही रही थी कि द्वार खुल गया। मेरे सम्मुख एक श्वेत वसना युवती खड़ी थी। साधारण लंबोतरा चेहरा, सफ़ेद स्कर्ट, वैसा ही कार्डिगन, अधरों पर गहरी लालिमा, सुनहले केश, गहन नीली आंखें और तोते सी किंचित मुड़ी नाक। सूर्य समुद्र में कब की डुबकी लगा चुका था, पर दिन अभी शेष था। जितने ही आश्चर्य से मैं उसे देख रही थी, उतने ही अचरज से वो मुझे भी घूर रही थी। किससे मिलना है? मेरे पति से? जी नहीं, अपने। मैं वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई थी कि वो मुझे भीतर खींच कर ले गई। बड़े संभ्रम से उसने मेरे हाथ का सूटकेस थाम लिया। कमरा इतना प्रशस्त था कि एक साथ 10-12 लोग भी आ जाएं तो भीड़ ना लगे। एक कुर्सी पर एक बूढ़ा अंग्रेज बैठा था, मेरे पिता। उसने परिचय दिया। साथ ही उसके पिता संभ्रम उठकर ऐसी आत्मीयता से मेरा हाथ पकड़कर हिलाने लगे जैसे मैं कोई अनजान अतिथि ना होकर उनकी पूर्व परिचिता निकटस्थ आत्मीया हूँ। मेरे पति बाहर गए हैं, अभी आते ही होंगे। आप भारत से आई हैं? उसने मेरे सूटकेस को ऐसी दृष्टि से देखा जैसे समझ गई हो मैं वहाँ रहने आई हूँ। एक पल को उस चेहरे की कमनीयता, उसी अभिज्ञता ने विलुप्त कर दी। आपने अपने आने की कोई सूचना नहीं दी? क्षमा कीजिएगा, पर क्या आप मेरे पति की कोई निकटस्थ आत्मीया हैं? मेरी अपदस्थता शायद उसने भाप ली और उसी क्षण अपनी चतुर जाति और जन्मजात शिष्टाचारिता का पासा फेंक हंसकर बोली, आश्चर्य है कि आज तक सुधीर ने मुझे कभी तुम जैसी सुंदर आत्मीया की चर्चा भी नहीं की। फिर बाल सुलभ कौतूहल से उसने अनजाने में ही मेरी आगे आगे चोटी को हाथ में लेकर पूछा, क्षमा कीजिएगा, पर यह क्या आपकी असली बाल हैं? कभी प्रशंसापूर्ण दृष्टि से वो मेरी चोटी, कभी साड़ी के आंचल और कभी कमर में खुसे चांदी के चाबी के गुच्छे को देखने लगी। मामा ने कहीं मुझे गलती से किसी दूसरे के अनजान गृह में तो नहीं भेज दिया? क्षमा करें, मैंने साहस कर पूछ ही लिया। यहाँ सहसा घंटी बजी और मेरे अधूरे प्रश्न को अधूरा ही छोड़कर वो उठ गई। सुधीर, देखो तुम्हारी अतिथि कब से तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठी हैं। मुझे देखते ही सुधीर का चेहरा फक पड़ गया। मैं आज शब्दों में उस सफ़ेद चेहरे को नहीं बांध सकती, पर मुझे एक पल को लगा उसके रक्त शून्य चेहरे की आंखें मुर्दे की स्थिर आंखें बन गई हैं। फिर एक पल में उसने जन्मजात अभिनेता की भांति बड़े लाड़ से लपक कर मेरे दोनों हाथ थाम लिए। उस स्पर्श के साथ ही अब तक अवचेतन में कोई सहस्त्र रससिक्त स्मृतियों ने मेरा सर्वांग सिहरा दिया।
मुझे लगा उसने मेरे दोनों हाथ ही नहीं थामे, मुझे गोद में उठाकर तेजी से चक्राकार घुमा, मुझे फिर जमीन पर छोड़ दिया है। फिलिस, ये मेरे सगे चाचा की लड़की है। क्यों, तुमने लिखा भी नहीं तुम आ रही हो? अंग्रेजी में ही वो मुझसे व्यर्थ मिथ्या कैफियतें मांगता जा रहा था। मीट माई कज़न डैडी। वो कुर्सी पर बैठे वृद्ध की ओर मुड़ा। एक पल को एयरपोर्ट पर खड़े अपने वृद्ध पिता की दुर्बल देह की स्मृति मुझे पागल बना गई। मुझे विदा दे रहा दूर से हिलता उनका दुबला हाथ फिर किसी शून्य अंतरिक्ष में हिलता मुझे विवल कर उठा। मेरे तमतमाए चेहरे को देखकर एक क्षण को वो अप्रस्तुत हुआ, फिर उसी निर्लज्ज स्वाभाविकता से बोला, फिलिस तुम चाय बना लो, बेचारी थक गई होगी, मैं तब तक अखबार ले आऊं। आप भी चलेंगे डैडी? अब मुझे लगता है वो मुझे जानबूझकर ही अकेली छोड़ गया था, जिससे सब कुछ देख सुन मैं सुअवसर पाते ही भाग निकलूं। मेरे पति के ऐसे घर आए अतिथि को छोड़कर अखबार लेने चले जाने का बुरा मत मानना। फिलिस ने बड़े दुलार से मेरा हाथ थाम कर कहा। डैडी के साथ ठीक इसी समय अखबार लाने का उनका नियम सा बन गया है। तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। मुझे जैसे किसी ने कील से ज़मीन में गाड़ दिया था। शरीर के साथ साथ शायद मेरा दिमाग भी अवश हो गया था। हाथ में ट्रे लेकर वो फिर मुस्कुरा कर कहने लगी, सुधीर स्वभाव का ऐसा फक्कड़ है कि डैडी उसे इंडियन फ़कीर कहकर पुकारते हैं। उसे इंडियन फ़कीर के फक्कड़ स्वभाव की अलमस्ती का क्या मैं यथेष्ट परिचय नहीं पा चुकी थी? पर शायद ठीक ही नाम धरा था फिलिस के डैडी ने। सांप और फ़कीर का क्या एक घर होता है? तुम अगर बुरा ना मानो तो मैं अधूरे सूप को पूरा कराऊं। मैंने सिर हिला दिया। उस अधूरे सूप ने ही मुझे उबार लिया था। मुझे फिर अपना निर्णय लेने में एक पल का भी विलंब नहीं हुआ। सूटकेस थाम कर मैं चुपचाप बाहर निकल आई। वो अपना इतना बड़ा अपमान लेकर मैं मामा के पास नहीं जाऊंगी। कैसी मूर्ख हो तुम! यहीं पर मैंने उस शांत सहिष्णु ललिता को झकझोर कर रख दिया। इतने बड़े अन्याय को तुमने चुपचाप सह लिया। करती क्या मौसी? उसका उत्तर मुझे निरुत्तर कर गया। उस अनजान बस्ती में एक भद्दा नाटक ही तो प्रस्तुत कर सकती थी मैं। किस गवाह को मैं वहाँ खड़ा कर सकती थी? क्या प्रमाण दे सकती थी कि मैं उसकी पत्नी हूँ? कौन विश्वास करता मेरी बातों का? और फिर मान लीजिए मैं चीख चिल्लाकर प्रमाण जुटा कानूनी बैसाखियाँ टेक अपने पति को पा भी लेती, तो वो क्षण मेरी विजय का, मेरे सुख का क्षण होता। ऐसी बेहया अन्यायी को तुमने बिना दंड दिए ही छोड़ दिया। यह अपराध क्या उसके अपराध से कुछ कम है? मेरा यह दृढ़ विश्वास है मौसी, दंड हम नहीं स्वयं विधाता देता है। एक ना एक दिन इच्छाकृत अपराध का दंड अवश्य मिल सकता है। तुम्हारे मामा ने तुम्हारी मदद नहीं की? मदद मैंने मांगी ही कब थी? बेचारे न जाने कब तक क्लब में बैठे मेरी प्रतीक्षा करते रहे होंगे। पागलों की भांति मैं तेजी से चलती न जाने कितने मोड़ पार कर गई और अचानक भाग्य ने ही शायद मुझे उस उदार व्यक्ति से टकरा दिया। हाय बेबी कहकर वो मेरा मार्ग अवरुद्ध कर खड़ा हो गया। मैं कांप गई। दैत्याकार नीग्रो का स्याह रंग, मोटे अधरों की विचित्र गढ़न, घुंघराले घने केशों का टोप की आकृति में बना छटाव देख मैंने सहम कर कन्नी काटने की व्यर्थ चेष्टा की। नो नो कहता वो फिर हंसा। समथिंग रॉन्ग बेबी? 2 ही दिन पहले मामा से इस बदनाम बस्ती की कितनी कहानियां सुनी थी। लंदन में अकेली मत निकलना, विशेषकर इन बस्तियों में। उन्होंने मुझे कुछ नाम गिनवाए थे, उसी में मैं उस दिन कांपता कलेजा लिए भटक रही थी। उस पर मामा ने मुझे इन्हीं कृष्ण भुजंग वर्णी चेहरों के प्रति सचेत रहने की सीख दी थी। वो फिर पूछने लगा, क्या बात है बेबी, इतनी डरी क्यों लग रही हो? मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए, जीभ तालू से सट गई। कहाँ जाना था? क्या मैं जानती थी? चलो मेरे साथ, डरो नहीं। फिर उसने बड़ी दुष्टता से एक आंख मीच कर मुझे आश्वस्त करने की चेष्टा की। आई एम नॉट ए बैड मैन बेबी। अब जब अकेली पड़ी रहती हूँ तो उस दिन की याद कर कपकपी होने लगती है। आश्चर्य होता है कि दिन रात अपनी छात्राओं को कभी किसी अनजान व्यक्ति के साथ न जाने की सीख देने वाली मैं कैसे उस अपरिचित हबशी के साथ चुपचाप चली गई। वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता था, पर मैं किसी मंत्रपूर्ण डोर से बंधी उसके पीछे पीछे चलने लगी। उसकी लंबी लंबी टांगों के साथ चलने में मुझे एक प्रकार से दौड़ ही लगानी पड़ी थी। स्टेशन पहुंचकर उसी ने टिकट खरीदा। सर्द हवा में कांपती मैं उस अज्ञात व्यक्ति के साथ ट्यूब में बैठी। तीर की तेजी से ट्रेन चली तो मुझे लगा मैं हवा में तैर रही हूँ। एक बार बरेली गई थी गृह विज्ञान की परीक्षा लेने। जिद कर साथ की अध्यापिकाएं मुझे एक अंग्रेजी फिल्म देखने खींच ले गई थी। मेरे जीवन की वो पहली अंग्रेजी फिल्म थी। उसमें एक ऐसा ही दृश्य था जब एक नीग्रो एक युवती को ऐसे ही बहला फुसला कर पाताल रेल यात्रा के बीच उसकी हत्या कर भाग जाता है।
पकड़े जाने पर वो अदालत में कहता है वो एक नहीं अनेक युवतियों की हत्या कर चुका है। उनका सर्वनाश कर उनकी हत्या करने में ही उसे परमानंद आता है। जो नारी एक बार मेरी हो चुकी हो वो किसी अन्य की ना हो। ऐसी निर्लज्ज स्वीकारोक्ति के बाद वो अदालत में ठठाकर हंसता है। वो विभत्स हंसी ने मुझे कई रातों तक सोने नहीं दिया था। मुझे लगा अंग्रेजी फिल्म का वही हत्यारा आज मुझसे सटकर बैठा वैसी ही योजना बना रहा था। मैं बैठी थर थर काँप उठी। केवल एक कार्डिगन और शॉल में मुझे ऐसे ठक ठक काँपती देख उसने बड़ी सहानुभूति से मुझे देखा। फीलिंग कोल्ड बेबी? और फिर बिना मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए उठकर उसने अपना लंबा कोट खोलकर मेरे कंधों पर लपेट दिया। फिर मुझे अपनी दीर्घ बाहों में घेर अपनी सिल सी चौड़ी छाती के पास सटा लिया। अपने कोट के साथ साथ उसने शरीर की गर्माहट मुझ तक पहुँचाकर भी उसे संतोष नहीं हुआ। किसी पुराने वटवृक्ष की जटिल जटाओं जैसी लंबी पश्मी डारियों वाले गुलूबंद को मेरी गर्दन पर लपेट कर बोला, घर चलकर गर्म कॉफ़ी पिलाएंगे तुम्हें। तुम हिंदुस्तानी तो बहुत चाय पीते हो ना। गंतव्य स्टेशन आने पर बिजली की गति से खुलते बंद होते ट्यूब द्वारों से उसने मुझे तेजी से निकाल लिया। तभी उसकी दृष्टि मेरी चप्पलों पर पड़ी। बिना जूते मोजे के तुम इतनी दूर चली कैसे? ओह, आई एम सो सॉरी। मैं जानता तो तुम्हें इतनी तेजी से ना दौड़ाता, तुम्हें गोद में उठा लेता बेबी। तुम तो इतनी हल्की हो। हंसकर उसने फिर काकवत अपनी ग्रीवा बंकिम की। पुअर पुअर चाइल्ड बड़बड़ाता वो मुझे एक बार फिर अपनी बाहों के घेरे में बांध कंधे से सटाकर चलने लगा। उसके साथ कई अंधी गलियों को पार कर मैं वृद्ध की हिलती दंत पंक्ति सी जिन खिड़कियों के नीचे खड़ी हुई उसे देखकर लगा कि मैं एक बार फिर भारत पहुंच गई हूँ। बहुत वर्ष पहले एक बार नानी के साथ उनके भाई के यहाँ कानपुर गई थी। उसी ईदगाह की सकरी सुरंग सी गलियों से घिरे क्या उसी स्लम में पहुंच गई थी। यहाँ ना कोई घंटी थी ना नेम प्लेट। मॉम, उसने द्वार खटखटाया और खट से बिजली जली। कौन? आर्थर? बुढ़िया ने द्वार खोला और खड़ी ही रह गई। मॉम, ये बेचारी मुझे सड़क पर रोती भागती मिली, मैं साथ ले आया। बहुत अच्छा किया आर्थर, आओ अंदर आओ, मैं तुम्हें गर्म चाय पिलाती हूँ, सारी थकान दूर हो जाएगी। वो मुड़ी और तभी मैंने देखा वो अंधी है। आर्थर ने बढ़कर उससे मोमबत्ती अपने एक हाथ में ले ली और दूसरे हाथ से नेत्रहीन माँ का कंधा पकड़कर कमरे में ले गया। पीछे पीछे मैं चल रही थी। जीवन में आज तक अनेक आत्मीय स्वजनों के साथ रही हूँ मौसी, पर विदेश में उस अनजान परिवार ने मेरी बाँह उस स्नेह से न गही होती तो मैं शायद उसी दिन ऊब कर आत्महत्या कर लेती जिस दिन पतिगृह से अपमानित होकर इच्छाकृत निर्वासन का वर्ण किया था। जिसे मैंने दानव समझा था वो देवदूत निकला। उस माँ बेटे की सुशिष्टता का प्रमाण मुझे 2 ही दिन में मिल गया। 2 दिन तक उन्होंने मुझसे एक भी कैफियत नहीं मांगी, न ये पूछा मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, और न ये पूछा कि मैं क्यों ऐसी हताश होकर सड़क पर भाग रही थी। तीसरे दिन मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उस अंधेरी कोठरी में जहाँ का बल्ब सदा किसी मोतिया बिंद से धुंधली आँख सा ही धुंधुआता था, उस नेत्रहीन वृद्धा और किसी निर्दोष दंतहीन शिशु से भोले गृहस्वामी से मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी लज्जास्पद घटना को ज्यों का त्यों सुना गई। सब कुछ सुनकर आर्थर बिना एक शब्द कहे गंभीर मुंह बनाए खिड़की के पास खड़ा होकर न जाने किस सोच में डूब गया। क्या उसके जीवन में भी उसके काले रंग को लेकर कभी ऐसी ही अपमानजनक स्थिति आई थी? क्या उसके सरल प्रेम को भी किसी ने ऐसे ही ठुकराया था? बुढ़िया ने मुझे टटोलकर अपनी छाती पर खींच लिया। यू माई पुअर डार्लिंग, कहती वो रोने लगी। मेरी आंखों में आंसू नहीं थे। परिस्थितियों के आकस्मिक आघात ने मुझे शायद पत्थर बना दिया था। आर्थर किसी कोयले की खान में काम करता था। दुर्गंध और कालिक से सना जब वो घर लौटता तो उसकी अंधी माँ को प्रतिदिन यही लगता कि बेटा मौत के मुंह से लौटा है। रोज सिर पर कफन बांधकर खान में उतरता है आर्थर। जब तक आ नहीं जाता मैं कांपती रहती हूँ। इसे कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगी? ये तो मेरा सब कुछ है। अंधी तो थी ही बेचारी। पार्किंसंस डिसीज से उसका वामांग रह रहकर पीपल के पत्ते सा थरथर काँपता रहता था। जरा भी उत्तेजित होती तो कंपन भयावह रूप से बढ़ जाती। आर्थर ने माँ के बार बार कहने पर भी विवाह नहीं किया था। उसने विवाह कर लिया तो माँ का क्या होगा? कभी कभी असहाय माँ की विचित्र बीमारी से ऊबकर वो उसे झिड़क देता। क्यों ये सब अपने हाथ से करती हो तुम? एक बार प्लेट धोने में बुढ़िया के कांपते हाथों से सारी प्लेटें एक साथ गिरकर चकनाचूर हो गई थी। तुमसे कितनी बार कहा है, आंखें देखती नहीं हैं, हाथ कांपता है, तो ये सब मत किया करो। झिड़की दी गई अपराधी बालिका से ही उसकी माँ चुपचाप सिर झुकाए कोने में खड़ी हो गई थी।
प्लेट गिरने की आवाज़ सुन मैं कमरे में आई तो आर्थर का तमतमाया चेहरा देख मैंने ही टूटे कांच के टुकड़े बुहार दिए थे। जब मातृभक्त आर्थर ही कभी कभी वृद्धा माँ की छोटी मोटी त्रुटियों पर ऐसे झल्ला उठता था तो क्या पत्नी आने पर धीरे धीरे एक बोझ बनी जा रही सास की अकर्मण्यता को वो सह पाएगी। मुझे अपनी नानी के साथ किया गया बड़ी और मंझली मामियों का दुर्व्यवहार याद हुआ आया। कितनी बातें सुनाई जाती थी नानी को। तीर से भी तीखे व्यंग्यवाणों को झेलती नानी बार बार आकाश की ओर कांपते हाथ जोड़कर कहती हैं, नारायण उठा लो अब प्रभु, सबकी जिंदगी में जहर घोल रही हूँ, सर्पिणी सी अपनी ही संतान को निगल रही हूँ मैं। वो तो निगल ही रही हैं। बड़ी मामी की तीखी आवाज़ कढ़ाई में छनछनाते बड़ों की छनछन को म्लान करती भीतर चली आई थी। बरसात के दिन और सब गूमूद बिस्तर में ऐसी सड़ांध आ रही है आज उस कमरे से कि लग रहा है मुर्दा सड़ रहा है। अरे कम से कम यही बता दो कि चिलमची लगानी है। 5 महीने का हमारी लक्ष्मी का बेटा तक ऊँ कर बता देता है कि कुछ करेगा। वे अपनी पुत्री के संतान की कार्यकुशलता का उदाहरण देती। मेरे एक भी बच्चे ने कभी बिस्तर नहीं भिगोया। एक ये है कि 80 बरस की हो गई, खाने पीने का सब होश है, पर नरक करेंगी तो आह भी नहीं करेंगी। छी थू। आर्थर की माँ ने ही बताया कि एक बढ़ई की श्वेतांगिनी पुत्री आर्थर के प्रेम में पागल सी हो गई थी। माता पिता से विद्रोह कर वो स्वयं ही उससे विवाह करने लंदन से वहाँ भाग आई थी, पर आर्थर ही उसे फिर उसके घर पहुँचा आया था। कहने लगा, मैंने उसे समझा दिया है, विवाह होगा तो बच्चे भी होंगे, फिर उन्हें स्कूलों में वर्ण विद्वेष की आग में झुलसना होगा जीवन भर। वे उसी कुंठा से दग्ध होते रहेंगे, झुलसते रहेंगे जिससे मैं झुलसा हूँ। क्या तुम्हारे यहाँ भी ये सब कुछ है? अंधी आंखों ने मुझसे पूछा। मैं कैसे कहती, हाँ हमारे यहाँ और भी घृणित ढंग से होता है। काली और गोरी चमड़ी का भेद अब और विकृत हो गया है। अखबारों के विवाह विज्ञापनों में अभी भी कन्या के गौर वर्ण की विशेष मांग की जाती है। हरिजनों को अब भी मशालों सा जलाया जाता है। वर्षों का दासत्व भोग कर भी हम अपनी आत्मा को मुक्त नहीं कर पाए हैं। सफ़ेद चमड़ी को देखते ही हमारी विवश दुम अब भी उसी विवशता से हिलने लगती है। गोरी चमड़ी की भाषा, उनकी विकृत संस्कृति, उनकी सभ्यता को पकड़ने हम अब भी ललक कर लपकते हैं। ये वर्ण विद्वेष नहीं तो और क्या है? 7 दिन उसी अंधेरी कोठरी में बिताकर मैं लंदन का वैभव बिना देखे ही भारत लौट आई। लंदन से दूर उस झोपड़पट्टी सी बस्ती में न मुझे किसी ने देखा, न मैं ही बाहर निकली। एक बार आर्थर ने प्रस्ताव रखा कि वो हर शनिवार को लंदन जाता है। मैं जब आई ही हूँ तो क्यों ना वो मुझे घुमाकर कुछ दर्शनीय प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान दिखा लाए। किंतु मैंने उसका प्रस्ताव उसी क्षण फेर दिया। क्या ये संभावना सदैव नहीं बनी रहेगी कि किसी भी क्षण मैं उस प्रवंचक से टकरा जाऊं, जिसके अतीत के क्षणिक स्पर्श की स्मृति मुझे दिन रात सहस्र बिच्छुओं का सा डंक दे रही थी। ब्रिटिश म्यूजियम, हाइड पार्क, बर्किंघम पैलेस के रंगीन चौबदार सब कुछ देखने के अधूरे सपने आंखों में लिए ही मैं भारत लौट आई। ऐसी व्यर्थ विदेश यात्रा कर कोरी हंडिया से भारत लौटने वाली मैं शायद पहली भारतीय थी। आर्थर ने ही मेरे लौटने की संपूर्ण व्यवस्था कर दी थी। मैं चलने लगी तो उसकी माँ ने मुझे छाती से चिपटा लिया। कहने लगी, बच्ची तुम अभी जवान हो, एक बार ठोकर खा ली तो क्या हुआ, उठकर खड़ी हो और फिर सीना तान कर चलती रहो। इस बार अच्छा लड़का देख कर घर बसा लो। मैं उससे कैसे कहती कि हमारे देश में अब भी ब्राह्मण विहिता का अंगूठा एक ही बार थामा जाता है। उसके संस्कार स्वयं ही उसे दूसरा अंगूठा थामने की अनुमति नहीं देते। कैसे नहीं देते? मैंने एक बार फिर उसे बड़े अधैर्य से टोक दिया था। अल्लाह को देख, उसने क्या तलाक लेकर एक मद्रासी से शादी नहीं कर ली, और वो अपनी भरी अदालत में अपने नपुंसक पति के पौरुष की धज्जियां उड़ा अब ठाठ से दूसरा विवाह कर रानी बन बैठी है। अपनी अपनी बात है मौसी। एक बार जुआ हार कर सर्वस्व गंवा चुकी हूँ, अब दूसरी बार मैं दांव नहीं लगा सकती। ठीक ही कह रही थी वो। मैं क्या उसे नहीं जानती थी? उसकी गहरी जड़ें उस जिद्दी पौधे की सी जड़ें थीं जिसको कलम कर दूसरी धरा पर लाख प्रयत्न करने पर चतुर से चतुर बागवान भी कभी नहीं उगा सकता। आर्थर, मैंने चलने से पहले आर्थर से कहा था, मेरा एक काम कर दोगे? कहो। वो थमक कर खड़ा हो गया। मैंने अपने पर्स से सुधीर की रंगीन तस्वीर निकाली। विवाह के वेश में, सेहरा बांधे, पिसे चावलों के कुरमुरों से ललाट विभूषित किए, रेशमी पीताम्बर और रॉ सिल्क के सफ़ेद कुर्ते पर जरीदार लाल दुशाला ओढ़े नौशा बना सुधीर मुस्कुरा रहा था। गले में फूलों का हार, माथे पर रूली का नुकीला तिलक,
एक एक सज्जा तस्वीर में सजीव होकर उतर आई थी। द्वारचार के समय उसके चचेरे भाई ने उसी के विदेशी कैमरे से चित्र लिया था। ये तुम्हारा पति है? था, मैंने कहा और कंठ का मंगलसूत्र निकाल कर उस तस्वीर पर धर कर उसे थमा दिया। ये क्या, मुझे क्यों दे रही हो ये? आर्थर कभी मुझे और कभी उस मंगलसूत्र मंडित तस्वीर को देख रहा था। हमारे यहाँ जब पति की मृत्यु होती है तो विवाह का चिन्ह ये मंगलसूत्र उसकी छाती पर धर दिया जाता है। वही कर रही हूँ। तुम तो हर शनिवार को लंदन ब्रिज जाते हो, तो क्या उसे ये लौटा दूँ? पता दे सकती हो? नहीं आर्थर, उसे लौटाना नहीं है। वो है ही कहा जो तुम उसे लौटाओगे। मेरे लिए तो मर चुका है, इसे तुम नदी में बहा देना। एक क्षण को मुझे देखता रहा, फिर उसने मेरा चिबुक थाम अपने करदे काले मोटे अधर मेरे ललाट पर रख दिए। और किसी पर पुरुष ने ऐसा दुस्साहस किया होता तो मैं उसका मुंह नोच लेती, उसकी आंखें निकाल लेती, किंतु मुझे लगा मैं जागेश्वर के गूढ़ मंडप में खड़ी हूँ और धरा में धसे उस अदृश्य शिवलिंग का स्पर्श ही मेरे ललाट को शीतल स्निग्ध कर गया है। मेरी उड़ान के सब सहयात्री एक एक कर चेकिंग के लिए चले गए तो उसने मुझे बैग थमाकर कहा, जाओ, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करें। फिर बिना मेरी ओर देखे वो तीर सा निकल गया। उन सजल आंखों के आंसू कहीं मेरी ही उपस्थित में नीचे ना ढुलक पड़े, इसीलिए ऐसे भाग गया था क्या वो? बाबूजी को बिना सूचित किए ही मैं आ गई। द्वार पर खड़ी देख पहले वो मुझे एकटक देखते रहे, फिर दोनों हाथों से सिर थाम कर बैठ गए। अंत तक उन्होंने मुझसे एक शब्द भी नहीं पूछा। शायद उनके सारे उत्तर उन्हें बिना प्रश्न पूछे ही मेरे चेहरे पर लिखे मिल गए थे। धीरे धीरे मेरी और बाबूजी की लज्जा पूरे ग्राम में फैल गई। मैं स्कूल जाती तो लड़कियां, अध्यापिकाएं मेरे चेहरे को ऐसी सहानुभूति से देखने लगती कि मैं लज्जा और खिसियाहट से धरा में धंस जाती। यहाँ तक कि बात को खोद खोद कर पूछने वाली चौकीदारनी खिमली ने भी मुझसे कुछ नहीं पूछा। शायद सबने मेरे अधीठ फोड़े की असह्य टपकन को स्वयं भांप लिया था और कोई भी अब मरे सांप को मारना नहीं चाह रहा था। मैं नित्य सिर झुकाए स्कूल जाती और सिर झुकाए घर लौट आती। बाबूजी इसके बाद फिर घर से बाहर नहीं निकले। उस दिन से जो खाट पकड़ी, बस जाने के ही दिन सीधे अर्थी पर उतरे। एक बार जी में आया बदली करवा लूं, पर क्या होता बदली करा के? मेरा दुर्भाग्य, मेरी लज्जा क्या मुझे छोड़ देगी? यही तो नारी जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है मौसी। वो जहाँ जाती है उसका अतीत उससे पहले वहाँ पहुँच जाता है। सारी रात बातों में बीत गई थी। मुझे सब कुछ सुनाकर ललिता के हृदय पर धरी शिला शायद उठ गई थी, किंतु अब वही शिला मेरी छाती पर आ गिरी थी। कैसा अन्याय हुआ था उसके साथ, पर मैं जानती थी कि वो जिद्दी लड़की न कभी अपने प्रति किए गए अन्याय का प्रतिशोध लेगी, न दूसरे परिवेश में ही रहना स्वीकार करेगी। मैं नहा धोकर आई तो वो अपनी स्कूली कफनी लपेट चुकी थी। ऊंची धोती, खुरदरा स्वेटर, काले शॉल का बुर्का, कांख में बदसूरत रजिस्टर और पैरों में सतरंगी मोजों पर डटे फौजी जूते। कुमाऊं मोटर यूनियन की पेट्रोल से गंधाती बस में मुझे बिठा उसने मेरे पाँव छुए। छुट्टियों में ज़रूर लखनऊ आना, मैंने कहा तो मेरा गला भराया, किंतु उसके शांत निर्विकार चेहरे पर बिछोह की रेखा भी नहीं उभरी। वो खड़ी हंसती रही। तू अब उतर ललिता, बस चलने को है, मैंने कहा तो बड़े धैर्य से यात्रियों की असंख्य पोटली बुकचों सेब की पेटियों को फांदती हिरनी सी बाहर छिटक मेरी खिड़की के पास खड़ी हो गई। अपना ध्यान रखना ललिता, लखनऊ ज़रूर आना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो फिर हंसी और उसकी वही हंसी मेरे हृदय में भाले सी भीतर तक धंस गई, जैसे मैंने किसी मृत्यु पथ के यात्री को बरबस रोकने की चेष्टा की हो। मैंने खिड़की पर धरी उसकी अराल उंगलियों को धीरे से दबाकर विदा ली। कभी कभी जब वाणी व्यर्थ होकर समस्त आयुध डाल देती है तो स्पर्श भी बहुत कुछ कह जाता है। मैं नहीं जानती मेरे उस क्षणिक स्पर्श ने मेरे हृदय की वाणी का अनुरोध कहाँ तक पहुँचाया, पर वो एक शब्द भी नहीं बोली। बस चली और वो खड़ी ही रही। उसने हाथ हिलाया और फिर अपने चक्की के पाट से जूतों से कच्ची मिट्टी का पथ रौंदती चलने लगी। मैंने गर्दन निकाल कर देखा। धीमी पदचाप से नतमुखी हेडमास्टरनी अपने स्कूल का उतार उतरती धीरे धीरे धूल के विवर्त में डूबती मेरी आंखों से ओझल हो गई। अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी का लिखा हुआ उपन्यास विवर्त। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, सुंदर हो।